अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज 21वां रोज़ा है, 21 रमज़ानुल मुबारक। और आज वो दिन है कि जब इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ था कि जो कि तमाम मुसलमानों के लिए ज़ाहिर है बाहिस अफ़सोस भी है। और ये वो वाक़या है कि जिसको हम यूँ कहें कि इस्लाम की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ेर साया परवरिश पाई। बिल्कुल, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल, इनके बारे में ज़ाहिर है ये भी हम जानते हैं कि इन्होंने कभी इस्लाम के आने से पहले भी बुतों की पूजा नहीं की। और एक ऐसी शख्सियत के जिनकी बहादुरी, जिनकी शुजाअत, जिनका इल्म, जिनका अमल, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बारे में जब भी आप बात करते हैं तो आपको एक एक वाक़या एक एक सितारे की मानंद नज़र आता है कि आप जब सीखें उनसे, तो जब आप उनकी पर्सनैलिटी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में जब कोई इंसान होता है तो उस तरबियत का असर क्या होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का जो अमली नमूना अगर आपने देखना हो तो वो आपको इनकी शख्सियत में हज़रत अली करमल्लाहु वजह की शख्सियत में आप देखते हैं। और ऐसी शख्सियत की जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो कि जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे। हाँ, लेकिन ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हाँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत, अपनी उनसियत हज़रत अली करमल्लाहु वजह से ज़ाहिर की। और फिर ज़ाहिर है हज़रत फ़ातिमा जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, महबूब बेटी, जब हज़रत अली करमल्लाहु वजह से ब्याही गई तो वो एक और नमूना था मोहब्बत का कि जिसे आप अपने जिगर का टुकड़ा बिल्कुल बिल्कुल। और ज़ाहिर है फिर ये वो फ़ैसला था नसीब का कि आसमानों पे ये तय हो चुका था। और लेकिन उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब मतलब हज़रत अली करमल्लाहु वजह से भी मोहब्बत बहुत करते थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये पूछा कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल है, मंजूर है। और फिर आगे से उस साहिबजादी का भी आप देखें कि क्या बड़ाई थी कि उन्होंने हर चीज़ जानते हुए उनके वालिद उनसे पूछ रहे हैं और वो आगे से इकरार करती हैं कि बिल्कुल ये रिश्ता कबूल है। तो हर इस मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि इनकी ज़िंदगियों से ऐसी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि आम ज़िंदगी में अगर हम वो अपने इम्प्लीमेंट कर लें छोटी छोटी चीज़ें तो हमारे कितने बड़े बड़े मसाइल हल हो जाएं या शायद पैदा ही ना हो सके कभी। बिल्कुल पैदा ही ना हो। बिल्कुल। आज 21 रमज़ान मुबारक, यौम शहादत हज़रत अली करमल्लाहु वजह। इस पर हम आगे भी बात कर लेंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से भी कुछ हज़रत अली की। और अभी फ़िलहाल हम चलते हैं जी जो दुआ का जो सिलसिला है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएँ हैं उनमें से आज हमने जो दुआ सिलेक्ट की है वो कौन सी है? वो है जी अगर आपको दुश्मन के हवाले से किसी किस्म का खौफ है या किसी किस्म का डर है, और दुश्मन का खौफ तो हमेशा होता ही है हमें, कोई ना कोई किसी न किसी मौके पे कोई ना कोई दुश्मन आपका निकल आता है, उसका खौफ हमेशा वाकई रहता है। दुश्मन आपको कहाँ मिल सकता है? आपके घर में भी कोई दुश्मन हो सकता है, आपके काम की जगह पर हो सकता है, आपके दोस्तों में बाज़ औक़ात वो जिसको कहते हैं आस्तीन के सांप वो हो सकते हैं। तो बहुत मर्तबा मुल्कों की अगर बात की जाए तो ममालिक के दुश्मन, बिल्कुल सरबराहान के दुश्मन। तो जब ऐसी किसी सूरत हाल में आप अपने आप को पाएं तो फिर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ पढ़ें। ऐ अल्लाह, हम तेरा वार उनके सीनों में करते हैं और उनकी शरारतों से तेरी पनाह चाहते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ जिसमें दुश्मन के शर से पनाह मांगी गई। अल्लाह ताला हमें भी हर दुश्मन के शर से महफूज रखे। अब बात करते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की। और आज जो पहलू हमने मुंतखब किया है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से वो है ख़वातीन के हवाले से, औरतों पर रहमत और शफ़क़त। ज़ाहिर है रहमतुल लिल आलमीन, दुनिया की हर शय पर रहमत थे, तो आज जो हमने एस्पेक्ट चुना है वो है औरतों पर शफ़क़त और रहमत थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर हम इस्लाम से पहले की बात करें तो जो स्टेटस ख़वातीन का था
उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। और हम सब जानते हैं उनका क्या हाल हुआ करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम औरतों की जो हैसियत है उसकी बात करें तो वो बिल्कुल एक गुलाम की सी हैसियत कह लें उसको, हाँ, या प्रॉपर्टी आप उनको प्रॉपर्टी कह लें, प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं कि पोजेशन, कि आपकी मिल्कियत में है कोई चीज़ और वो आपने उठाकर यहाँ रख दी, जब आपका दिल किया आपने उठाकर यहाँ रख, इस तरह से उनके साथ। फिर अज़वाज की भी जो तादाद थी उसकी कोई हद नहीं थी। बिल्कुल, जो एक हज़रत ग़ीलान सक़फ़ी जो थे, जब वो ईमान लाए तो उनके तहत 10 औरतें थीं। फिर जब कोई शख्स मर जाता था तो उसका बेटा अपनी जो है वो सौतेली माँ को विरासत में पाता था, वो उससे खुद शादी कर सकता था या अपने भाई या करीबी शख्स को शादी के लिए दे देता, वरना निकाह सानी से मना कर देता था। तो एक मर्द जो है वो चाहे वो उसका बेटा हो, उससे छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन उसको वो हैसियत हासिल कर दी गई थी कि अब तुम अपने से बड़ी खातून की या अपनी माँ की भी ज़िंदगी के फ़ैसले तुम करोगे, और वो चाहे गलत फ़ैसले हो चाहे सही फ़ैसले हो, मानना पड़ता था। और अगर आप ओवरऑल दुनिया में देखें तो हिंदुस्तान की आप बात कर लें, हिंदुस्तान में बिल्कुल कसरत अज़वाज तो ऐसा था कि कोई उसमें मतलब शौहर मर जाता था तो बीवी जो है वो निकाह सानी नहीं कर सकती थी, और ये बहुत बड़ा मामला था कि औरत की अगर कोई दूसरी शादी हो जाए तो इस पर तो हंगामे हो जाते थे। औरत जो है वो चिता में जलकर भस्म हो जाती थी, उसके साथ उसको ख़त्म हो जाना है। और बहुत सारे मुल्कों में ऐसा था कि कसरत अज़वाज बहुत ज़्यादा होती थी। मतलब एक तिब्बत की अगर बात करें तो वहाँ पर यह सिलसिला था कि एक औरत अगर एक मर्द से शादी करती थी तो वो उस मर्द के दूसरे भाइयों की भी मिल्कियत समझी जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे मामला थे दुनिया में, और उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रहमत बनकर आते हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, न्यू गिनी का अगर हम जजीरे की बात करें, जो जजीरा है पापुआ, उसका अगर हम न्यू गिनी की बात करें तो उसमें जो कदीम बाशिंदे हुआ करते थे वो भी इसी तरह ख़वातीन को जो है वो अपनी मिल्कियत और पोजेशन समझा करते थे, और मतलब उनका खावंद हो, उनका बेटा हो, वो उसी तरह अच्छा, यहाँ तक भी कि उनको हक था कि वो उसको कोई ऐसा मौका आता है तो वो उसको कत्ल करने के भी जो है वो उनके पास हक था, और औरत आगे से बोल कुछ नहीं सकती थी, कत्ल हो जाया करती थी, लेकिन दायरे दर्जा बिल्कुल मुआशरा भी कुछ नहीं बोलता था। और फिर दुनिया के किसी मजहब में वालिदैन या शौहर जो है वो औरत का कोई हक उनके होता नहीं था, हकदार नहीं होती थी वो किसी चीज़ की। विरासत तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है, कोई किसी को कैसे अपनी माल में से कोई हिस्सा दे दे। बिल्कुल। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ़ आवरी हुई तो इस मतलब जिसको कहेंगे ना कि एक जिसको हम कहेंगे काला एक मुआशरा, जिसमें स्याह मुआशरा, जिसको कि कमज़ोरों के हुकूक वहाँ पर नहीं हुआ करते थे, और जो पावर में होता था माइट इज़ राइट वाला एक कानून था। इस जलील और मजलूम ग्रोह की वो हकरसी हुई कि दुनिया के किसी मज़हब में फिर ये नहीं पाई जाती। जिस तरह से इसको उन्होंने राह रास्त पर लेकर आए वो, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इज़्ज़त दी, उसको उसका रुतबा दिया, मकाम दिया, उनको ये बताया कि जिस औरत से तुम पैदा होते हो उसके पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है, उस माँ के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। उनको इज़्ज़त और एहतराम के दरबार में और इज़्ज़त और एहतराम दिया, और दरबार में अपने मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। और मैं तो मेरा सवाल है कि वो ज़्यादा ऊपर स्टेटस दे दिया है, औरतों को मर्दों से बहुत बुलंद कर दिया है, बहुत बरतर कर दिया है, बहुत आला कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी एक हदीस है, उनका इरशाद क्या है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने अहल के लिए सबसे अच्छा, और मैं अपने अहल के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। तो अपने अहल में कौन आ जाता है? ज़ाहिर है जो आपके घर में जो लोग हैं, और उन घर में जो लोग हैं उनमें सबसे करीबी रिश्ता इंसान का होता है उसकी बीवी बच्चों से। तो जब आप अपनी बीवी से अच्छा सलूक करते हैं तो आपको ये बताया गया कि आप दुनिया में सबसे बेहतर लोग वही हैं जो कि अपनी बीवियों से बेहतर सलूक करते हैं। बिल्कुल। फिर हाँ जी, शादियों के हवाले से हम बात कर रहे थे ना, तो शादियों के हवाले से ख़वातीन को तो किसी किस्म का कोई हकूक़, इसीलिए आगाज़ में भी हमने जब हज़रत फ़ातिमा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात की तो वो जिक्र ज़रूर किया कि उनसे पूछा गया था। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रिवायात में एक वाक़या और भी बड़ा मशहूर है, वो मिलता है कि एक खातून उनके पास आई, उनके पास अपना मसला लेकर, और उस खातून ने उनसे पूछा कि मतलब मुझे तलाक का क्या हक है, या मैं अपने शौहर से अलैदगी का क्या हक है मुझे दीन इस्लाम में। तो उन्होंने उससे कहा कि अगर तुम्हें उसका सिर्फ चेहरा ही पसंद नहीं है, आगे तो अभी मैं बात तक जाऊंगा, लेकिन यह कि अगर तुम्हें उसका चेहरा ही पसंद ना हो तो भी तुम उससे अलैदगी इख्तियार कर सकती हो, तुम्हें दीन इस्लाम इस चीज़ का हक देता है। ऑल्दो कि निकाह के ख़त्म होने को एक नापसंदीदा अमल करार दिया गया है, लेकिन राइट उसका है, वो चाहे खुश ना हो, चेहरा पसंद ना हो, उस बुनियाद पर भी वो अपने शौहर से अलग हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक छोटी सी मिसाल और मैं आपको दूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ा रहे होते थे तो आप नमाज के दौरान किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते तो ज़ाहिर बच्चे माओं के साथ आते थे, एक तो
ये रिवाज के जो तरीक़ाकार मसाजिद में औरतें जाती थीं और बिल्कुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कराम के खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी जाती रही हैं। अच्छा, अब जब कोई औरत अपने बच्चे के साथ आती थी और उसका बच्चा रोता था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया करते थे। क्यों? ताकि उस बच्चे पर रहम हो, उस बच्चे पर शफकत हो, और माँ जो है ज़ाहिर परेशान होती है कि उसका बच्चा रो रहा है, नमाज पढ़ रही है, तो वो उस पर तवज्जो दे सके। तो ये कितनी एक ऐसा अमल है जिसने बहुत कुछ सिखा दिया आपको कि बच्चे पर भी रहम, माँ पर भी रहम, नमाज में तखफीफ, यानी कि दीन का एक तरफ एक अहम तरीन फरीज़ा अल्लाह ताला के आप बिल्कुल बराह रास्त खड़े हैं, माँ के लिए उसको भी आपने कम कर दिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं जिसमें आपने ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे हुकूक़ की भी और बहुत सारे जो फ़राइज़ हैं उसके बारे में भी बड़ी बात की है। हज़रत अस्मा के हवाले से आता है कि वो हज़रत ज़ुबैर के यहाँ पर घर का काम करती थी और उनका काम क्या था? घोड़े की निगहबानी। अब घोड़े की निगरानी एक मुश्किल काम है, उसको घास खिलाना और उसकी खिदमत करना और सफाई करना एक बड़ा मुश्किल काम है। कुछ अरसे बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ुलाम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खादिमा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अता फ़रमाई और उसका काम ये था कि वो घोड़ों की खिदमत उनके साथ फिर मिलकर किया करती थी। तो आपने उनके काम में भी देखा कि ये एक मुश्किल काम है, तो आपने उसको भी कम करवा दिया कि जी इनको जो है वो हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। बिल्कुल अपने अज़वाज के साथ हमेशा वो मिलकर काम करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। और मतलब अगर विरासत की भी बात करें तो यहाँ पर बड़ा शोर मचाते हैं लोग कि भाई औरत को आधा हिस्सा दिया गया, इस्लाम में आधा हिस्सा दिया गया। आधा तो दिया गया, लेकिन ये देखें कि उसको कहाँ से वो आधा हिस्सा मिल रहा है। बाप से वो विरासत ले रही है, बेटे से वो विरासत ले रही है, शौहर से वो उसकी जायदाद में हकदार है, तो मतलब उसको हर तरफ से मिल रहा है। भाई बेटा शौहर 4 जगह से मिल गया उसको हिस्सा। और भाई बेटा शौहर, उसके बावजूद भी जो है वो लोग हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो लॉजिक तलाश करने की कोशिश करें, बजाय किसी चीज़ पे फौरन तनकीदी निश्तर बरसाने के थोड़ा सा लॉजिक पढ़ के समझ के कि अच्छा भाई 4 जगहों से उसको मिल रहा है, आदमी अपना खुद कमा भी रहा है और अपनी जायदाद बना भी रहा है और आगे भी देनी है। तो थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लें और दीन को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, उसमें हर चीज़ की लॉजिक मौजूद है। बिल्कुल। ये थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की कुछ गुफ्तगू, सीरत के हवाले से कुछ गुफ्तगू। अब चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास तौहीन अदालत पर नाअहल, ख्वाजा फारूक कायम मकाम वज़ीर आज़म बन गए। इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं मिले, 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की भी कमी है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का तहरीरी जवाब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा की 3 दिन में दूसरी अहम मुलाकात। पाकिस्तान में 2023 में महंगाई की शरह 27% से ज़्यादा रहेगी, IMF आउटलुक। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। बरतानिया में 35% पाकिस्तानी नस्ल परस्ताना रवैये का शिकार, 1/4 अक़लियतों को जायदादों के नुकसान, नस्ल परस्ताना हमलों का सामना। म्यांमार में फ़ौज की मुखालिफिन पर फ़ज़ाई बमबारी, 50 से ज़ायद अफराद हलाक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल ने हैकिंग टूल्स की मदद से अमेरिका, यूरोप समेत 10 ममालिक को निशाना बनाया, इंटरनेट वॉच डॉग सिटीजन रिपोर्ट में इंकिशाफ। और अफगानिस्तान में ख़वातीन के तन्हा पार्क्स और रेस्टोरेंट्स जाने पर पाबंदी लगा दी गई। ये था जी दुनिया का चक्कर 60 सेकंड्स के अंदर। अब ज़रा बढ़ते हैं, हमारे पहले गेस्ट की तरफ चलते हैं और उनसे बात हमने करनी है कि पाकिस्तान में हो या दुनिया भर में हो, मेंटल हेल्थ एक बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सीरियस कंसर्न है। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, मुआशरे इसको सीरियसली नहीं लेते, आपकी फैमिलीज इसको सीरियसली नहीं लेती। और जब कोई शख्स आकर आपको बताता है कि भाई मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन का मरीज़ हो रहा हूँ या मुझे कोई एंजाइटी हो रही है, बेचैनी में हूँ है कई दिनों से, तो लोग कहते हैं खामखा अपनी जगह बदलो, लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, घर ड्रामे कर रहा है भाई, ड्रामे कर रहा है, अटेंशन सीकर है। इस किस्म के वाकयात जब हम देखते हैं लोगों के साथ होते हुए और वो एक एक्सट्रीम कदम उठाने तक भी बाज़ औक़ात मजबूर हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को तो एक बेहतर करना है। अब इसको बेहतर करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव शुरू हुआ है और वो इनिशिएटिव शुरू है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। एक मेंटल हेल्थ ऐप लॉन्च की गई है और इस ऐप के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सूफी साहब, जो कि सरबराह हैं प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म के। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
बहुत शुक्रिया सर आपका भी कि आपने वक्त निकाला। सर बताइएगा कि ये जो आपकी जो ऐप लॉन्च की गई है हुकूमत की तरफ से, इस ऐप को लॉन्च करने का ख्याल कैसे आया? ज़ाहिर है एक मसला तो बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन ये मसला रिकग्नाइज करना बहुत बड़ी बात है और फिर उसके लिए ऐप बनाना उससे भी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ये जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ज़हनी जो सेहत है वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे माशरे में ख़ास तौर पे उसको हमेशा से टैबू समझा जाता है और उस पर बात नहीं की जाती। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे आपने भी देखा होगा कि कई हमारे सरकारी अफसरान ने भी सुसाइड अटैम्प्ट की, फिर उसके अलावा सुसाइड की जो रेशो थी वो भी बढ़ रही थी। और वैसे भी जो अब माशरे में हैजान जो इस वक्त है या पहले भी जो मसाइल चलते रहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उसका कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था ऐसा कि जिसको सरकारी लेवल पे एक्नॉलेज किया जाए कि भाई ज़हनी सेहत वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको टैकल करने की ज़रूरत है एक प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फिर इस पे टास्क दिया कि जी ज़हनी सेहत के ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के लॉन्च की जाए। तो उसका ये पहला कदम है जो हमने वज़ारत सेहत के साथ मिलके जो है वो लॉन्च किया है। तो ये ऐप और हेल्पलाइन जो है इसका बेसिक मकसद है कि सबसे पहले तो कि पहली दफ़ा ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को एक्नॉलेज और रिकग्नाइज कर रही है कि मेंटल हेल्थ एक चैलेंज है, एक इशू है जो कि हमारे माशरे में मौजूद है। और अगर आप इसका शिकार हैं तो आपको टैबू इसको बिल्कुल आप उसको दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बहुत आराम से हमारे साथ एक्सेस कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियली। आप इस ऐप के ऊपर जाएँ, आप हेल्पलाइन के ऊपर जाएँ और आप अपनी जो है प्रॉब्लम जो है वो डिफ़ाइन करें और फिर जो मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट हैं ऑन बोर्ड उनके साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर ताकि आप अपना जो है वो इलाज करवा सकें। तो इससे हम ये एक पहला स्टेप है जो हमने लिया है और इसकी फंक्शंस क्या है इस ऐप के? बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी, फंक्शंस, फीचर्स जो हैं वो क्या हैं जी? जी बिल्कुल, इसके फंक्शंस और फीचर्स क्या हैं? जी, इसके सिंपल फीचर्स हैं। आप अगर iOS पे हैं या एंड्रॉयड पे हैं तो हमराज के नाम से ये ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सिंपल आपसे सवाल पूछा जाता है सबसे पहला कि आज आप फील क्या कर रहे हैं, क्या आप की तबीयत ठीक है, आप खुश फील कर रहे हैं या आप सैड फील कर रहे हैं या आप डिप्रेस फील कर रहे हैं। तो जब आप उस सवाल का जवाब देते हैं तो फिर उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप एक चैट बॉट के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको आंसर करते हैं और उसके हिसाब से जो असेसमेंट इनिशियल होती है फिर आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस दे दी जाती हैं कि आपने साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है या आपने कॉन्फिडेंशियली अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या आप वैसे ही अपनी असेसमेंट ऑनलाइन करना चाहते हैं। आपकी फिर सिलेक्शन के हिसाब से आपका जो शहर होता है, जिस शहर में आप हैं, जिस आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, कराची में हैं, तो उन साइकोलॉजिस्ट हज़रात जो कि हमारे ऑन बोर्ड हैं उनकी कॉन्टैक्ट फिर आपके सामने आ जाते हैं। फिर आप उनसे रब्ता करते हैं और अपॉइंटमेंट बनाते हैं और फिर अपना जो है वो इलाज शुरू करवा देते हैं। इसके अलावा इसका एक जो बहुत मेजर फीचर है वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर आप किसी को जानते हैं जो कि सुसाइड के बारे में सोच रहा है या आप खुद कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की सोच इस वक्त आप में आ रही है, तो एक इमरजेंसी का बटन भी मौजूद है कि जब आप वो बटन प्रेस करते हैं तो जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ या जो बाकी हमारे जो सेहत के जो इदारे हैं वो फ़ौरन आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, आपसे रब्ता करते हैं और आपको हेल्प करते हैं ताकि आप इस चीज़ से बच सकें। और यहाँ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि अभी दो महीने पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में कानून था कि जिसमें खुदा ना खास्ता अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता था तो उसको बाद में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था, तो वो कानून भी अब खत्म हो चुका है जी। और वो इसलिए खत्म किया गया है क्योंकि ये जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होते हैं, तो आप उनको सजा नहीं देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया उसको। जी सही। अच्छा, तो ये जो इलाज है, अब जब आप इस पे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो क्या वो इलाज बराह रास्त होता है या वो थ्रू दिस ऐप होता है, टेली मेडिसिन के थ्रू होता है, किस तरह से होता है? और वो जो डॉक्टर है उसकी फीस वगैरह किसी किस्म का वो क्या है? वो क्या आप सब्सक्राइब करते हैं ऐप को, फीस होती है उसकी, फ्री होता है? इलाज के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक हमारे जो गवर्नमेंट के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके जो साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड हैं वो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अराउंड 250 प्लस जो प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट ने भी हमारे साथ इस पे ऑन बोर्ड हुए हैं, जिनकी नॉमिनल फीस जो उन्होंने इस ऐप के थ्रू रखी हुई हैं
और वो आपकी उस वक्त इस्तेदाद पे है कि आप किस साइकोलॉजिस्ट के साथ जाना चाहते हैं। आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बना के फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं, आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, आप फोन पे बात कर सकते हैं। और अगर आप बेसिकली आप उनके साथ एक प्रॉपर एक अपना सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि आपकी उनके साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें तब तक आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती जब तक आप खुद वॉलंटियर होकर, कंफर्टेबल होकर वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, और तब भी वो डेटा जो है वो सिक्योर रहता है और वो आपके और डॉक्टर के दरमियान होता है। इसके अलावा इसका एक बहुत मेन फीचर ये है जिसका नाम है हमनवा। हमनवा का मतलब है कि वो एक चैट का फीचर है जिसमें तमाम लोग जो इस ऐप को डाउनलोड करते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन के थ्रू वो अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं कि वो अपने डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। कोई लोग जो किसी किस्म की साइड इफेक्ट का शिकार है किसी दवाई का, या कोई अपनी कोई प्रॉब्लम जो है वो बताना चाहते हैं कि जिस तरह उनको कोई इशू था मेंटल हेल्थ का, तो उन्होंने किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू किया तो फिर क्या उसका रिजल्ट निकला। तो देयर इज अ ओपननेस टू इट, जिसका पॉइंट ही इस ऐप का ये है कि सबसे पहले ये डिस्कशन स्टार्ट तो हो इस मुल्क में कि मेंटल हेल्थ एक वाकई चैलेंज है, एक इशू है, और इसको दबाने से मसला हल नहीं होगा। हमें इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी, इनके लिए सामने आना पड़ेगा ताकि फिर ये चीज जो है वो टैबू ना रहे। सही। अच्छा, अब इस पे लैंग्वेजेस के ऑप्शन कौन कौन से हैं? कौन से? सॉरी, लैंग्वेजेस के किस किस जबान में आप इस ऐप में इंटरेक्शन कर सकते हैं? जी, इसमें अभी जो है ये फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो इंग्लिश का है, उसके बाद सेकंड उर्दू भी इसकी जो है वो ऑप्शन मौजूद है। आप इसमें कई चीजें जो है वो उर्दू में कर सकते हैं, खासतौर पे जो अपॉइंटमेंट्स हैं आपकी, या जो आपने फोन कॉल मिलानी है उसकी जो प्रॉम्प्ट्स आती हैं वो उर्दू में आती हैं। लेकिन हमारा जो सेकंड, जिसका मैंने पहले बताया कि ये फर्स्ट स्टेप है, हमारी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज है उसमें ये तमाम जबानों में हम इसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं। फिर उसके अलावा इसकी एनहेंसमेंट हो रही है कि इसमें जो 1166 की हेल्पलाइन है वो हमारी ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेट हो चुकी है। तो आप अगर 1166 पे कॉल करें, जैसा फॉर एग्जांपल आपको ऐप यूज करना नहीं आ रही या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें पूरे पाकिस्तान से। तो वहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं वो ट्रेन्ड हैं, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने कैसे यूज करना है, या खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी है, कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि आपके एरिया में कौन से डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपकी इजाजत से एक और बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो आपके ऑडियंस को, कि हमने ये जब ऐप लॉन्च की 4-5 दिन पहले, तो उसके बाद तकरीबन 100 या 150 से ज्यादा कॉल्स हमें ऐसी भी रिसीव हुई जो कि फेक कॉल्स थी सुसाइड हेल्पलाइन के ऊपर। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सिटीजन्स के साथ कि इसको मिसयूज मत करें। ये एक ऐसा फीचर है कि जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो बेचारे वाकई एक बहुत डिस्ट्रेस स्टेज में होते हैं। तो जब आप ये फोन कॉल को बिजी करते हैं, आप उस चीज को अब्यूज करते हैं, तो जिसको वाकई मदद की जरूरत होती है उसको मदद नहीं मिलती। तो इस चीज को अब्यूज मत करें, इसको प्रॉपर तरीके से यूज करें, और सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करें कि जिनको खुदा ना खासा ऐसा कोई मसला है। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान सूफी साहब हमारे साथ मौजूद, और हुकूमत की जो मेंटल हेल्थ की हमराज ऐप है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और बहुत वाकई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इस ऐप से यकीनन अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी, और अब चूंकि ये फ्री है, अफोर्डेबिलिटी भी है, तो लोग जो थोड़े मुतवस्सित तबके से भी ताल्लुक रखते हैं या जो नहीं अफोर्ड कर सकते, कि इस चीज के लिए लोग कहते हैं ना अब जहनी सेहत के लिए मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को पैसे देके जाऊंगा, तो उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त एक इनिशिएटिव है कि वो बगैर कुछ पे किए सरकारी अस्पतालों में जितने साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, उनसे वो बराह रास्त मदद हासिल कर सकते हैं। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बढ़ते हैं जी कोई ट्रेंडिंग स्टोरीज की तरफ। ट्रेंडिंग स्टोरीज करते हैं कहां से? बाबर आजम से। बाबर आजम से ही आगाज होगा क्योंकि बाबर आजम से ही आगाज होता है। और बाबर आजम क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें दुनिया एक अजीम बैट्समैन के तौर पर सिर्फ जानती ही नहीं है बल्कि सब मानते भी, और उन्हें यह मकाम हासिल करने के लिए एक तवील जद्दोजहद करना पड़ी, जिसमें उनके वालिद का किरदार जो है वो बड़ा अहम था। आजम सिद्दीकी का किरदार बहुत अहम था। और हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें बाबर आजम के वालिद जो हैं उन मुश्किलात की तफसीलात बयान कर रहे हैं जिनसे उनका खानदान गुजरा। वीडियो में वो क्या कह रहे हैं जरा आपको पहले सुनवा देते हैं। ये अंदर खेलता था, मैं बाहर धूप में बैठा होता था।
और एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे, तो वो मैं ले आता था, इसको मैं देता था। तो उसने कहा पापा आपने खा लिया है? मैं कहा हाँ बेटा मैंने खा लिया। ये मैं इससे झूठ बोलता था, ये मुझसे झूठ बोलता था। तो फिर ये झूठ बोलता था कि पापा मैं बारी लेनी अंदर जाके, तो ये मैं आधा खाता हूँ आधा छोड़। तो ये वक्त हम नहीं भूले, ये वक्त हम नहीं भूले। क्या बात है, वाकई इतनी बड़ी बात कर दी इन्होंने। एक तो कि आप अपना वक्त ना भूले, और फिर वक्त भी कैसा कि जब सख्त तरीन वक्त कि आप अपने बाप और बेटा क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं और एक शख्स के खाने के पैसे हैं, और बाप अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा मैंने खा लिया है, और बेटा ये बात जानता है और बेटा कहता है कि मुझे बस बारी लेने के लिए जाना है, तो आधा खाकर जल्दी जल्दी वो आधा छोड़ कर चला जाता है ताकि उसका बाप खा सके। ये है वो रिलेशनशिप, ये वो रिलेशनशिप है। और इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आपके हालात बदलते हैं। अगर आप लोग एक दूसरे से, मतलब होता है ना कि अक्सर कहते हैं कि भाई बहन भाइयों में छीना झपटी शुरू हो जाती है कि भाई वो क्यों ज्यादा खा रहा है, उसको क्यों 2 बोटियां एक्स्ट्रा मिल गई। तो एक दूसरे की सपोर्ट बने, और फिर आप देखें कि किस्मत कैसे आपका साथ देती है। बाबर आजम इनके पीछे खड़े हुए थे, वालिद के पीछे, और वो सारी कहानी सुन रहे थे, जिसको आप कहते हैं अदब से मुअद्दब अंदाज में। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी उनकी रिलेशनशिप है। अक्सर वो बचपन की तस्वीर भी आती हैं जब बाबर आजम को जो है वो मोटरसाइकिल पर बिठा के उनके वालिद साहब लेकर जा रहे हैं। और हम सबके वालिदैन ने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, हम सबके बापों ने, माओं ने हम सबके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। तो अल्लाह ताला जो है उससे दुआ है कि हमारे वालिदैन को हमेशा खुश रखे और हमारे वालिदैन की ज़िंदगी जो है हमेशा पुरसुकून हो। ये एक और बात भी उन्होंने कही थी कि मुझे स्किन एलर्जी थी, लेकिन मैं इसकी वजह से जो है वो धूप में बैठा रहता था। बिल्कुल। और प्रैक्टिस करता रहता था। और देखें वो प्रैक्टिस, मतलब माँ बाप का तो दूसरा लफ्ज़ अगर वो सिनोनिम होगा तो कुर्बानी होगा। जी बिल्कुल, वो तो कुर्बानी होगा हर तरह से। यस। और आज वो कितने खुश होते हैं कि जब बाबर आजम एक के बाद एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। जी अच्छा, एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले अल जज़ायर के एक इमाम साहब की, और वो हमने वीडियो दिखाई थी आपको कि जिसके अंदर एक बिल्ली जो थी वो उनकी गोद में चढ़ गई थी, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्यार से उनको फिर इनामात वगैरह से भी नवाजा था। ये वीडियो देखेंगे जिसके अंदर वो बिल्ली के ऊपर चढ़ी। अच्छा, अब इनकी एक और वीडियो भी सामने आई है, मंजर आम पर ये वीडियो आई है, और वीडियो में क्या आप देख सकते हैं कि ये शख्स, ये साहब, ये इमाम साहब जो है नमाज पढ़ा रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं, और उसके बाद एक नौउम्र शख्स उनके पास आता है और कंधे पर हाथ रखकर उनको बोसा देता है, जबकि उसके साथ फिर कई बच्चे आ जाते हैं, और वो बच्चे इमाम साहब से मस्जिद में लिपट जाते हैं और अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं। अब इससे एक पर्सनालिटी का अंदाज़ा होता है कि एक इमाम साहब जो कि मस्जिद में एक अहम रुतबे पर फायज हैं, उनकी ज़ात होनी कैसी चाहिए। हमारे यहाँ पर अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे बड़े अच्छे इमाम होते हैं जो कि बड़े अच्छे तरीके से लोगों से बात कर रहे होते हैं, मोहब्बत करने वाले, और बहुत सारे ऐसे होते हैं बड़े सख्तगीर। एक उन्होंने अपने ऊपर एक रोब दबदबा तारी किया हुआ होता है, दूर से देख के भाग ही जाए, बच्चों को तो मस्जिद से बाहर ही निकाल देने का उनका एक मामला होता है। बस बच्चा मस्जिद में शोर करेगा तो बच्चा जो है वो गुस्ताख हो गया, और बच्चे के वालिदैन की तरफ वो देखेंगे कि ये आप कैसे उसको ले आए, बच्चों को साइड पे करवा दो, बच्चों को पीछे करवा दो। सख्ती के बजाय नरमी और मोहब्बत का मामला लोगों को कायल करता है। बच्चों की तो मस्जिद से दोस्ती करवा देनी चाहिए। उन्हें लगे कि हाँ ये हमारे लिए ऐसी जगह है जहाँ पर हम खेल भी सकते हैं, जहाँ पर हम जा सकते हैं, जहाँ पर हमने इबादत भी करनी है, वहाँ पर सारी एक्टिविटीज हो, ताकि बच्चे बार बार मस्जिद की तरफ जाना चाहें। बिल्कुल, ये रिश्ता इमाम ही पैदा कर सकता है। वालिदैन के अलावा अगर कोई शख्स है तो वो इमाम है जो कि पैदा कर सकता है ये रिश्ता उनसे, और वो दोस्ती करता है बच्चों से और उनको अपनी तरफ और मस्जिद की तरफ राग़िब कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत वीडियो थी जी। अच्छा, आगे आप बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक और सुपरस्टार हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, और कत्ल की जो धमकियां हैं वो मिल रही हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं सलमान खान, उनको कत्ल की मुताद्दिद धमकियों का सामना है, और अब उन्हें 30 अप्रैल तक कत्ल करने की एक और धमकी जो है वो मौसूल हुई है। एक नामालूम शख्स ने जी मुंबई पुलिस स्टेशन में 10 अप्रैल को रात 9 बजे कॉल की और अपना तारुफ जो जोधपुर का रॉकी भाई, रॉकी भाई जोधपुर का रॉकी भाई जो है उसके नाम से कराया है। और रॉकी भाई ने पुलिस को धमकी दी है कि वो 30 अप्रैल तक सलमान खान को कत्ल कर देगा। और पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश का आगाज करते हुए कॉल करने वाले की लोकेशन का पता चला लिया है। कत्ल की मुतअद्दिद धमकियों के बाद सलमान खान ने हाल ही में अपने लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, और ये सारा मामला है से चल रहा है ये मामला, उनको बड़ी धमकियां आ रही हैं भाई। बिल्कुल, सलमान खान अब धमकियां दे क्यों रहे हैं, मतलब अब क्या क्यों? देखिए, पॉपुलैरिटी के इसको कहते हैं डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं शिफा।
आप इतना पॉपुलर ना हो जाना नहीं धमकियां, देखिए मैं तो इधर पॉपुलैरिटी का एडवांटेज ही लूंगी। उनका मामला, सलमान खान का मामला था तो फौरन पुलिस ने तहकीकात करके लोकेशन पता करा ली। मेरा आपका किसी आम आदमी का मामला हो, चाहे जिस मुल्क में हो, तो वो तो लोकेशन के चक्कर लगाते रहेंगे। 30 अप्रैल तक आके, वो 30 अप्रैल आएगी, वो शख्स गुजर जाएगा, उसके बाद फिर उसकी मौत की तहकीकात होंगी। ये मामलात होते हैं, एक अहम और एक खास शख्स के साथ और आम शख्स के साथ। अच्छा, हालांकि सलमान खान के ऊपर भी कितने केसेस हैं और क्या क्या मामला, जेलें शेलों वाला मामला, बड़े सीरियस, वो हिरन के शिकार वाला केस है उनके ऊपर। इसके अलावा वो जो गाड़ी से इन्होंने बंदे लोगों को चढ़ा दिया था, बंदों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, फुटपाथ पे जो सो रहे थे लोग, उसके ऊपर चढ़ा दी थी। बड़े बड़े केसेस है, बड़े बड़े मामला है, लेकिन भाई अल्लाह साहब की हिफाजत करे। अच्छा, अब एक और चीज़ जो ईरान के हवाले से है, वो भी उसका भी जिक्र कर लेते हैं जी, कि कुछ अर्सा पहले ईरान में होने वाले जो मुजाहरे थे उसके दौरान तालिबात पर जहरीली गैस के हमलों की खबरों को दुनिया भर के मीडिया ने जगह दी थी, और मसला इस कदर बढ़ गया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को सख्त वार्निंग देना पड़ी थी। उसके बाद ये वाक़यात थम गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से तालिबात पर जहरीली गैस के हमलों के वाक़यात शुरू हो गए हैं, और ईरान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, उसमें तालिबात ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, खांस रही हैं। फिर दूसरी एक वीडियो है जिसमें वालिदैन स्कूल के असातिज़ा के साथ बहस में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, और स्कूल में मौजूद जो तालिबात हैं उनसे वालिदैन को मिलने नहीं दिया गया, और ये बात फिर फैल गई कि उन लड़कियों पर जहरीली गैस का हमला किया गया। आप देखें, ये भी एक अजीब सी बात है। ईरान के हवाले से एक और वैसे भी खबर सामने आई थी कि उन्होंने अपने हिजाब लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैमराज लगाना शुरू कर दिए हैं, और वो कैमराज जो हैं वो अब डिटेक्ट करते हैं कि किसने हिजाब नहीं पहना हुआ है। जिसने हिजाब नहीं पहना हुआ है उसको फिर वो सज़ा या जुर्माना जो भी उनका मामला है वो कर रहे हैं। तो एक ऐसी सोसाइटी वो बना रहे हैं, हर एक के पास अपने इख्तियारात हैं, अपने रूल्स हैं, जो भी है वहाँ पर वो वेस्ट अपनी तरफ से अपनी मर्जी के लॉज लगाता है, हाँ। ये अपनी मर्जी के लॉज लगाते हैं, और फिर परेशानी दोनों को होती है एक दूसरे से। बिल्कुल, वो एक एतदाल, वो दीन भी कहता है ना कि एतदाल दरमियान में ज़रा रहें, एक बहुत ना राइट चले जाएं ना लेफ्ट चले जाएं। लेकिन खैर दीन की हमने कहाँ ही किसी चीज़ में सुनी है कि अब हम इन मामलात में सुनेंगे, लेकिन अल्लाह तौफीक दे हमें कि इस रमज़ान कम अज़ कम हमारी ज़िंदगियों में ये तब्दीली आए कि हम दीन को ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकें और ज़्यादा उसकी तरफ देख सकें जब हमें किसी मसले का हल तलाश करना। अच्छा, रूस की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और रूस का एक कस्बा है शिवलोच, उसमें क्या नाम है? शिवलोच होगा, शिवलोच कुछ भी होगा, बस रूस का कस्बा है भाई, आप ये ध्यान में रखें। उसमें आतिशफशां जो है वो उबल पड़ा, जिसकी वजह से 10 किलोमीटर बुलंदी तक राख के बादल जो है वो फैल गए। बड़ी ही एक अजीब सी ये तस्वीर है, और मतलब जो सोशल मीडिया पर इसके हवाले से फुटेजेस सामने आ रही हैं। अब ये बादल मतलब अलास्का की तरफ फैल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ से गुजरने वाली परवाज़ों के लिए ख़तरात बढ़ गए, और मुतअद्दिद परवाज़ें बंद भी कर दी गई हैं। ये आतिशफशां मंगल के सुबह 11 बजे फटा, और इससे जन्म लेने वाली जो राख है कस्बे में फैल गई। एक अंदाजे के मुताबिक गांव में 7.5 सेंटीमीटर तक राख जो है वो बिखरी हुई है, और हुकाम ने स्कूल बंद कर दिए हैं, लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। ये कस्बा शुमाली बहरुल कामिल जो है, बहरुल काहिल, क्या हो गया? बहरुल कामिल कौन सा है? काहिल, बहरुल काहिल। आपको अपनी क्वालिटीज याद नहीं रहती? मेरी क्या क्वालिटी? काहिल नहीं, कामिल याद है ना मुझे, अपनी क्वालिटी कामिल याद है। बहरुल कामिल बहरुल काहिल में वाक़े जजीरा नुमा का एक, जिसको आप कहते हैं कि एक छोटा सा एक वाक़े आइलैंड, उस इलाके में 160 आतिशफशां हैं, और जिनमें 24 के करीब जो हैं वो फ़ाल हैं, एक्टिव जिसको कहते हैं ना, एक्टिव वोल्केनोज वो हैं। और 2007 में भी शिवलोच, या क्या इसका नाम है? शिवलोश स्टाइल से बोले शिवलोश। मैं रूस में नहीं रही है, मेरा रूस से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे आबाओ अजदाद इसी खित्ते, इसी सब कॉन्टिनेंट के पैदा हुए में। अच्छा, उसमें ऐसे जो पठानों का और रशिया का जो एक्सेंट है वो काफी मिलता जुलता है रशियन लैंग्वेज का, फ्रेंच, ये पूरी एक ही पट्टी सारी जो है वो इस तरह से जाती है। हाँ, वो हमारे में भी खे बहुत है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि हर थोड़े फासले के बाद जो लैंग्वेज है वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती है, और फिर उसके बाद वो तब्दील होती है। तो एक रीजन दरमियान का ऐसा होता है जहाँ पे मिक्सचर बोला जा रहा होता है उस लैंग्वेज का। बिल्कुल, खबस चुप शकना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। आपकी मुलाकात एक बड़ी खास शख्सियत से करवाते हैं। और दुनिया में मुहिमजोई जो है वो हर एक की फितरत में होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुहिमजोई के लिए बड़े यूनिक काम करते हैं और बड़े ही यूनिक तरीके से। एक साहब हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों की सयाहत के लिए अपनी मुलाजमत तर्क की और फिर अपने शौक को पूरा करने के लिए वो निकल पड़े कि भाई मैं दुनिया घूमूंगा। और दुनिया घूमने का जो तरीका था वो क्या था? हज़ारों किलोमीटर उन्होंने लिफ्ट लेकर या पैदल सफ़र किया। और इस तरीके से उन्होंने दुनिया के कई ममालिक जो हैं वो घूम लिए। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इनवाइटेड करने के लिए। ये आप जो हमारे ऑफिस आप हमारे ऑफिस जो आज आए हैं, ये भी लिफ्ट लेकर या पैदल आए हैं? नहीं, आज लिफ्ट लेके नहीं है क्योंकि टाइम से पहुंचना था। अगर लेट हो जाता तो फिर ये शो में ना पहुंच सकता। फिर आप कहते हैं कि आपको लिफ्ट नहीं करवाई। लेकिन आपने मजे ही बना लिए, मतलब एक गाड़ी ने आपको बिठा के लिया कि आपने ये मजा बना लिया कि हर गाड़ी से आपने लिफ्ट लेनी है। लोग वैसे बिठा लेते हैं आराम से? बिल्कुल बिठा लेते हैं। असल में ये एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज्यादा लर्निंग्स होती है। आप उनके कल्चर को सीखते हैं, उनके लोगों से बहुत कुछ लर्निंग्स मिलती है। आपको पता गाड़ी में बच्चा कोई पैकेट खोलता है तो पीछे आपको भी मिलता होगा यकीनन। नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप नए कंट्री में जाते हैं तो आपको पता नहीं होता उधर के कल्चर का, लैंग्वेज बैरियर होता है और बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है जब किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो बजाय होटल में स्टे करने के उन लोकल्स के घरों में स्टे करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग हो और आप उसे सीखें और उस कल्चर को। कहाँ आपने ट्रैवल किया? मैंने स्टार्ट किया था रशिया से। सो मेरी ये जो पूरी जर्नी है तो इसको अगर मैं सम अप करूँ, इकबाल का एक शेर है कि अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर अपना नहीं बन सकता ना बन मेरा तो बन। तो बेसिकली ये तलाश का एक सफर है जो कि अभी चल रहा है और 16 ममालिक का मैंने सफर किया है। 16 कौन से? उसमें स्टार्ट मैंने किया था 2018 में रशिया में। मैंने स्टार्ट की थी जर्नी फ्रॉम फैसलाबाद टू रशिया। उसमें मैंने मॉस्को से जो है व्लादिवोस्टोक ट्रांस साइबेरियन ट्रेन की जर्नी 14 दिन की वो कंप्लीट की। फिर लेक बैकाल जो कि दुनिया की डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक है, तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी और डीप। और उसके बाद फिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट करता हुआ मैं ग्रोजनी, दागिस्तान, चेचनिया आया और फिर उसके बाद मैंने एल्ब्रस पीक है जो कि यूरोप और रशिया की हाईएस्ट पीक है वो क्लाइंब की। और फिर मैंने वो सफ़र बेलारूस में कैपिटल मिन्स्क में गया और उसके बाद फिर अज़रबैजान और फिर ईरान और फिर ईरान में पूरी पट्टी कवर करता हुआ पाकिस्तान पहुंचा। तो ये 29,000 किलोमीटर का सफर। 29,000 कितने दिन में हुआ ये 42 डेज में मैंने किया था उस टाइम और तकरीबन मेरा बजट लगा था 1.5 लाख रुपया उस टाइम। तो इस पूरे ट्रिप को मैंने जब कंप्लीट किया तो मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया। तो उसके बाद फिर 2021 में अगेन मैं रशिया गया और अभी मैं आपकी न्यूज देख रहा था जिसमें रशिया मैं यही सोच रही थी कि ये रशिया से क्यों आगाज करते हैं? रशिया इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है कि बहुत ही मजे का कंट्री है। स्पेशली अभी मैं देख रहा था आपकी न्यूज में कामचत्का आइलैंड जो है जहाँ पे आतिशफशा फटा, तो ये रशिया का आखिरी कोना है। मैंने इस दफा जो है मॉस्को से फ्लाइट ली और 3 दफा पहली दफा सनराइज हुआ, फिर सनसेट हुआ, फिर सनराइज। मैंने 3 ये डिफरेंट उसके देखे ड्यूरिंग द फ्लाइट। ये आसान होता है कि आप लिफ्ट्स लेकर और लोगों के घरों में जाकर रोकें? इसमें कोई मुश्किल नहीं होती? नहीं, इतनी मुश्किल नहीं होती। इसमें सिर्फ आपका मेंटल चैलेंज होता है। आप सोच रहे होते हैं कि पता नहीं लोग आपसे कुछ पैसे छीन लेंगे या कुछ कर लेंगे या अगवा करके लेके जा सकते हैं। लोग वेलकमिंग होते हैं कि भाई आ जाओ, भाई बैठ जाओ हमारे घर। लोग डरते होंगे ना, जाहिर है लैंग्वेज बैरियर होता है। नहीं, ये डिपेंड करता है। जब आपके पास बैकपैक होता है तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट पर्सन है, गाड़ी आ रही है, उसको पता चल जाता है ये बंदा ट्रैवलर है और ये कहीं ट्रैवल कर रहा है और इसको कोई हेल्प चाहिए, तो वो मोस्टली लोग जो है हेल्प करते हैं। कौन सी फैमिली ऐसी मिली आपको जो अभी तक याद है कि आप कहें भाई वाह वाह बड़ा ख्याल रखा? रशिया में मैं था तो वहां पे जो है मैं मॉस्को से बेलारूस लिफ्ट लेके गया था। तकरीबन 12 घंटे का सफर था जो कि मॉस्को कैपिटल से मैंने बेलारूस तक किया था। तकरीबन 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे तक मुझे लिफ्ट नहीं मिली और फिर फाइनली जब लिफ्ट मिली तो वो भाई इतने जबरदस्त थे कि उन्होंने जब तक नहीं गए जब तक मैं, मतलब मेरे जो होस्ट थे ना जिनके पास मैंने स्टे करना था घर में, वो जब तक नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था। वो भी काउच सर्फिंग के थ्रू मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे अपने घर में इनवाइट किया, मैंने उनके घर स्टे किया। तो तकरीबन आधा घंटा उन्होंने फिर भी मेरा वेट किया कि ये कहीं भटक ना जाए, इधर उधर ना चला जाए। तो इतने ज़बरदस्त लोग थे। और ख़ासतौर पर जब मैं दागिस्तान और चेचनिया के एरिया में गया था रशिया, तो वहाँ पर मुझे इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं मस्जिद में जाता था तो वहाँ पे लोग मिल जाते थे मुझे और वो मुझे अपने घर में इन्वाइट कर लेते थे। आप इतनी दूर से आए, मैं अच्छा, लोग पाकिस्तानी कोई मिले जो उर्दू स्पीकिंग हो या इंडियन हो, कोई हिंदी स्पीकिंग जिसके साथ बात करना आसान हो? रशिया में तो मुझे बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन अभी जो मैं ट्रिप करके आया मिडल ईस्ट का 7 कंट्रीज का, उसमें मुझे बहुत ज्यादा पाकिस्तानीज मिले, इंडियंस मिले, बंगालीज मिले।
तो यहाँ पे मेरा सफ़र बहुत आसान था। अगर मैं कंपेयर करूँ रशिया वाले सफ़र से, तो ये सफ़र इतना आसान था कि इसमें मुझे लैंग्वेज बैरियर नहीं था और बहुत ज़्यादा मेरे लिए आसान हो गया था। और इस सफ़र को मैंने तकरीबन 90 डेज़ में कंप्लीट किया, जिसमें 15,000 किलोमीटर का सफ़र था। मैंने स्टार्ट किया दुबई से ओमान बाय रोड गया, फिर ओमान से वापस दुबई आया, और फिर दुबई से मैंने सऊदी एंट्री ली, फिर कतर फीफा वर्ल्ड कप में मैचेस देखे, फिर कतर के बाद ये बताएं ठगा किसने आपको? कहीं कुछ तो हुआ होगा, किसी ने पैसे ज्यादा चार्ज कर लिए होंगे, टैक्सी ने उधर से ही उठा के उधर ही छोड़ दिया होगा, कुछ किया होगा। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस सिर्फ उर्दन में हुआ, बाकी किसी कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। उर्दन में मैं जब पहुंचा हूँ तो वहाँ पे लोग बहुत ही डिफरेंट थे। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग अच्छे होंगे, लेकिन उसके ऑपोजिट था। जैसे ही मैं पहुंचा हूँ बस स्टेशन में, तो सब टैक्सी वाले भाग के मेरे पास आ रहे कि हम ले जाते हैं, कहाँ जाना है, होटल जाना है, हॉस्टल। मैंने कहा नहीं, मैंने हॉस्टल नहीं जाना, मैंने किसी और लोकेशन पे जाना है। जहाँ पे 25 दिनार उसका रेट बनता था वो चार्ज कर रहे थे, मतलब 5 दिनार का 25 दिनार चार्ज कर रहे थे, 5 टाइम्स। तो वहाँ पे मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। फिर मैंने नेट से चेक किया तो मैंने कहा ये तो 5 दिनार बनते हैं, तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर किसी को आपकी तरह ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये करना हो तो उसके लिए क्या टिप्स होंगी? उसके लिए सबसे बड़ी टिप ये होगी कि सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग आपने 6 महीना 1 साल पहले करनी है। वीज़ा की, उसके अलावा होटल, ट्रांसपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने रशिया का जो सफ़र किया था और अभी भी जो किया है वो मैंने किया था ड्यूरिंग द फीफा वर्ल्ड कप टाइम। और फीफा वर्ल्ड कप टाइम में जो था वीज़ा आसान हो गया था, वीज़ा ऑन अराइवल हो गया था, जिसकी बेसिस पे रशिया ने वीज़ा दे दिया, बेलारूस ने वीज़ा दे दिया, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग ईजी हो गई। क्रॉस करने आसान थे, बॉर्डर करना बहुत आसान था, मेरे लिए कोई चैलेंज प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्पेशली अभी मिडिल ईस्ट गया हूँ तो सऊदीया, कतर, बहरीन, ये ईरान, दुबई, ये सारे कंट्रीज ओपन थे और बहुत इजीली मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहा था। आपके पास लेकिन सिर्फ सैरों का तजर्बा है, नौकरी नहीं है आपके पास, ऐसा ही है? नौकरी का तजर्बा खत्म हो गए, 8-9 साल हो गए। तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कहाँ से? तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस है, मैं वो रन करता हूं। अच्छा, फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत? वो तो फिर सवाल ये बनता है इन द फर्स्ट प्लेस ही आप नौकर थे क्यों किसी के? वो बस इंजीनियरिंग की तो बस पेरेंट्स ने हमें लगा दिया कि आपने इंजीनियर बनना है, तो हम इंजीनियर बन गए। और उसके बाद फिर वो सब लोग इंजीनियर बन रहे थे तो हम भी उसी फील्ड में एंटर हो गए। लेकिन मुझे पता चला कि मेरा शौक तो हाइकिंग, ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग है, तो फिर मैंने इस शौक को कंटिन्यू करने के लिए जॉब। कहाँ जा रहे हैं, अगला प्लान ट्रिप क्या है? अभी मेरा प्लान है कि साल के आखिर में साउथ ईस्ट एशिया में 6-7 कंट्रीज करनी है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, और फिर अगर चाइना एंटर हो गया, चाइना का वीजा मिला, तो चाइना से मैं खुंजराब पास से पाकिस्तान एंटर होऊंगा। तो ये सब पूरा आपका जो होगा ऐसे ही लिफ्ट लेके पैदल लोगों के घरों में? उम्मीद है इंशाल्लाह मेरे लिए आसान होगा। दुनिया वालों देख लो, ये शक्ल मैं दिखा रहा हूँ, ये शक्ल दिखा रहा हूँ, किसी भी वक्त आपके दरवाजे पे दस्तक होगी और ये साहब खड़े होंगे, बोले भाई मुझे आपके घर पे रहना है, प्लीज मुझे जो है वो रहने की इजाजत दीजिए। और आपने इनको रहने देना है। बड़े अच्छे आदमी, बड़े जबरदस्त ताहिर भाई जो है वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे जी। थैंक यू ताहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आया। और सोचते हैं कुछ ये जो आपने आइडिया दिया है, आइडिया अच्छा है और इस आइडिया पर अमल करना चाहिए, कोई ना कोई इधर उधर तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। जिन लोगों ने परीजाद ड्रामा देखा उसमें एक किरदार था नासाज का। वो जो नासाज का किरदार था उसने तो बड़े बड़ों की तबीयत को नासाज कर दिया। क्या कमाल अदाकारी की उसने। अच्छा, अब ये जो शख्सियत है, ये शख्सियत हामा जहद शख्सियत है, सिर्फ अदाकारी में ही ये माहिर नहीं जी, ये अदाकारी के अलावा भी बिल्कुल मुसन्निफ भी हैं, शायरी भी करते हैं, हिदायतकारी भी करते हैं, और इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ है जिसकी वजह से ये मशहूर है, वो ये कि ये पॉडकास्टिंग भी करते हैं और इसमें ये सोशल कमेंट्री करते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हमारे माशरे के जिस पर ये बात करते हैं और बड़ा यूनिक, बड़ा डिफरेंट सा इनका ओपिनियन होता है। अंदाज भी बड़ा इनका बड़ा खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अदील, आपकी तबीयत कैसी है? नासाज तो नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बद्दू किया। आपके बहाने जो है ना हमें भी जरा थोड़ा सा सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन सुबह इतने फ्रेश कभी नहीं होते, तो आज जरा थोड़े से फ्रेश भी है।
अरे चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हमें आजकल बड़ा मसला हो रहा है, लोग सुबह नहीं उठ पाते रमज़ान में। हम ज़रा आते हैं आपकी जो ये एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है उसकी तरफ। यूजुअली क्या होता है कि एक शख्स एक चीज़ में स्पेशलाइज करता है और फिर उसी का होके रह जाता है। आप इतनी मल्टी डायमेंशनल जो मल्टी डायमेंशंस में काम कर रहे हैं और हर एक में आपका एक इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है, इसका राज क्या है? आई थिंक एक तो ये कि आर्ट्स की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आज के ज़माने में तो इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आप किसी एक चीज़ को अच्छे से सीख रहे हैं तो बाकी चीज़ों में भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। असूली तौर पे ये होना चाहिए कि आदमी को किसी एक चीज़ का ही माहिर होना चाहिए। और बस अब क्या करें, यहाँ इस मुल्क में रोज़गार के लिए आपको एट ए टाइम जो है ना वो कई काम करने पड़ते हैं। तो कभी लिख लेते हैं, कभी बोल लेते हैं, कभी एक्ट कर लेते हैं, इस तरह से थोड़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपकी बुनियादी ट्रेनिंग किस चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम यही पूछने लगे थे कि ज्यादा नेचुरली क्या चीज आपसे होती है? अब मुझे बुनियादी तौर पे जो शौक है वो लिखने का है, और मैं कहीं जाता हूं तो मैं अपना तारुफ भी कोशिश करता हूं कि मैं बहैसियत राइटर ही कराऊं, क्योंकि कुछ इतना कोई खास अभी तक काम जो है वो मंजर आम पर आ नहीं सका। लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं बहैसियत राइटर ही जाना चाहूं। लेकिन जो मेरा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो बोलने का है। मैंने कैरियर की इब्तिदा भी रेडियो से की थी 2002 में, तो रेडियो पे बोलते रहा हूं। उसके बाद थोड़ा बहुत एकेडमिक लेवल के ऊपर जो है वो थिएटर वगैरह किया। एंड देन जब सोशल मीडिया आया तो फिर मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये था कि आसपास के लोग आपको पुश करते हैं कि यार अगर तुम बोल सकते हो, आप पहले भी बोल ही रहे थे तो अब दोबारा से बोलना शुरू कर दो। सो सबसे ज्यादा इंजॉय मैं जो करता हूँ, जो मेरे लिए आसान काम है, वो तो ऑफ कोर्स बातें करना ही है। वो इस मुल्क में वैसे भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल काम रहा नहीं अब। नहीं, मुश्किल काम इस वजह से है ना क्योंकि बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बातें, ढंग की बातें, तहजीब याफ्ता बातें और ऐसी बातें कि जिनसे लोगों को कुछ मिले, वो बातें कम लोग करते हैं। और वो बातें हमें आपके वीलॉग्स में, आपके पॉडकास्ट में अक्सर नज़र आ रही होती हैं। जब आप कभी जो है वो आपने वो औरत मार्च वाली वीडियो बना दी, कभी जो है वो आप पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात कर रहे होते हैं। ये जो एक आपका एक व्यू पॉइंट है जिसको आप बड़े खुल कर और बड़े यूनिक अंदाज में बयान करते हैं, ये तरीक़ाकार कह लीजिए, यह तरीक़ा वारदात कह लीजिए इसको, इसका बैकग्राउंड क्या है? मुझे बहुत सारे जो आसपास दोस्त वगैरह हैं उनमें तो मैं शुरू से ही ओपिनियनेटेड था, और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर मैंने डिबेट, तकरीरें ये वगैरह तो किया करता था। लेकिन मुझे हमेशा से एक चीज ये फील होती थी कि हम जब भी किसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए जाते हैं ना, तो हम इमोशनल साइड को साइड पे रख के हम मोस्टली या तो फैक्ट्स में चले जाते हैं, डाटा बताने लग जाते हैं, या बहुत सारे लोगों ने एक खास साइड पकड़ी हुई है कि जब भी ये इशू होगा तो हमने इसके ऊपर यही बात करनी है। मेरी कोशिश ये थी कि मैं चूंकि कोई बहुत वेल रेड आदमी नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी रिसर्चेस पढ़ी हुई हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही अपना जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू ड्राइव करना होता है। मैं जिन लोगों में उठ बैठ रहा होता हूं, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा होता है, जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ रहा होता है, तो उससे मैं अपना एक इंटरेक्शन, उससे मैं अपना एक आर्ग्यूमेंट निकालता हूं। अब वो शुरू में ऑब्वियसली कुछ लोगों का इस पर भी एतराज था कि जी आप जो बात कर रहे हैं उसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, आप उसके साथ कोई डाटा नहीं लेकर आते, कभी भी आप आके एक जनरली अपनी ओपिनियन दे के चले जाते हैं। और मैंने फिर इसी चीज को पक्का रखा हुआ है कि हाँ मैं अपनी ओपिनियन ही दे रहा हूं, और ओपिनियन को आप ओपिनियन की तरह ले, आपको अच्छी लगती है तो मान ले, और अगर अच्छी नहीं लगती तो आप उसको रद्द कर सकते हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है। ये और बात है कि आप मेरी ओपिनियन को लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर या फैक्चुअल ग्राउंड के ऊपर भी परख सकते हैं। चलें बस फिर आपका ओपिनियन लेते हैं, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में आजकल जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आते हैं, सोल्यूशन सामने आती नहीं है। आपके ख्याल में कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं पाकिस्तान के जो बिल्कुल प्रेसिंग इश्यूज है? आई थिंक पाकिस्तान में जो एक सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो हम एक शराब में रहते हैं, एक इल्यूजन में रहते हैं, बल्कि डिल्यूजन में रहते हैं। थोड़ी सी हमारे अंदर, थोड़ी सी तो नहीं, काफी ज्यादा हमारे अंदर हिपोक्रेसी भी है कि हम अपना रियल फेस देखने को तैयार नहीं है। अब देख सकते हैं हमारे मुल्क में पिछले एक साल से जो है जिस किस्म की सियासी जो एक रस्साकशी चल रही है, वो एक इक्तदार की जंग है और दोनों तरफ से है। लेकिन कोई उसको आइन की हुक्मरानी कह देता है, कोई उसको आज़ादी कह देता है। कोई दवाई लेने चला जाता है और वो कहता है मैं बीमार हूं, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, लेकिन अब वो उम्रा भी कर रहा है। और कोई अपने मुल्क में रह के कह देता है कि जी मेरी हुकूमत तो बाहर वालों ने उतारी, फिर थोड़े दिनों बाद कहते नहीं छोड़े, बाहर वाले नहीं अपने वाले थे। तो ये एक ऐसा, और हमने ये बना ली हुई है कि हम सिर्फ अपनी साइड को ही सपोर्ट करेंगे, जो मर्जी आर्ग्यूमेंट आ जाए।
तो ये जो एक एनवायरनमेंट है ना, आई थिंक सबसे बड़ी तो पाकिस्तान में वजह यही है कि हम ना तो अपनी साइड से निकल के किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को तैयार है, और अपना जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो भी हमारे बिलीव्स हैं उनको भी हम क्रिटिकली एनालाइज करने को तैयार नहीं है। तो हम पता नहीं किसके पीछे चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ये सारी दुनिया में नहीं है ऐसा, मतलब अगर आप भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो वो भी अपने आप को बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो भी वहां पर हो रहा है। अगर आप अमेरिका की हाल है तो वो तो सारी दुनिया में जो कुछ कर रहा है वो सारी दुनिया ने देखा हुआ है कि क्या क्या उसने तबाहियां मचाई हुई हैं, और वो भी अपने आप को वो जो सेल्फ राइचियसनेस का एक नमूना बताता है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया का ओवरऑल एक आप कह सकते हैं कि पैटर्न यही है। लेकिन अगर आपने कंपेयर करना है ना, तो आप ये देखें कि हमने सिर्फ इस प्रोपेगेंडा के पीछे कि हमने हमेशा से कोशिश की है कि हम बस किसी तरीके से ये साबित कर सके कि हम अच्छे पाकिस्तानी हैं, हम किसी तरीके से ये साबित कर सके कि हम अच्छे मुसलमान हैं, और ये हमने सिर्फ साबित करना है। हमने ना अच्छा पाकिस्तानी बनना है, ना अच्छा मुसलमान बनना है, ना कोई अच्छा और रिलीजियस शख्स बनना है। हमारे मुल्क में आज तक लोगों को जो एक सिविक सेंस है कि भाई उठना बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, को एग्जिस्टेंस कैसे करनी है, टॉलरेंस क्या होती है, इंटरफेथ हार्मनी क्या होती है, सफाई क्या होती है, ट्रैफिक लॉस क्या होते हैं, ये है ही नहीं। अगर आप इस तरह कंपेयर करेंगे तो मतलब मुझे ऐसे नहीं नजर आता कि बाहर दुनिया में भी जो लोग हैं वो सही बिजनेस प्लान के बजाय जो है वो जुगाड़ लगाने के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हो, वो ट्रैफिक लेन्स को तोड़ने के बजाय जो है वो अपनी मर्जी से रास्ता निकालने पे बिलीव करते हो। वहां पे भी बहुत कुछ है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, वो आई थिंक बहुत अच्छे जो है ना उन्होंने अपने आप को ग्रो किया। हम उस चीज में बहुत पीछे रह गए, क्योंकि हमें यही शौक है कि हम सिर्फ एक 14 अगस्त के दिन निकल के बाजे बूजे बजा दें, बाकी हमें इस मुल्क से कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह कोई मजहबी महीना या मजहबी दिन आता है तो हम उस दिन अपना जोश जज्बा निकाल के दिखा दें, बाकी सारा साल हमें उसकी तालीमात पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पैटर्न के साथ तो फिर ये बिगाड़ ही मिलेगा ना आपको। तो फिर ये बेहतर कैसे होगी चीज़, मतलब इसको फिर बेहतर कौन करेगा? यूथ, अगर हम देखें तो यूथ की प्रायोरिटी ज़ाहिर है हर एक जनरेशन जो है पिछली जनरेशन से डिफरेंट भी होती है, उसको जो माहौल मिलता है पनपने का वो भी डिफरेंट होता है। तो अब यूथ क्या करे? यूथ भी तो बड़ी हद तक कंफ्यूज्ड है, आधे लोग मुल्क से बाहर दौड़ने की, और आज मैं मतलब ये तो मैं दावा कर सकती हूँ कि अगर 80% लोग ये होंगे जो इनको कहो कि भाई तुम्हें पासपोर्ट देते हैं दूसरे मुल्क का, तो वो कहेंगे चलो जी बिस्मिल्लाह, तो वो रुकेगा कोई नहीं इधर। तो आई थिंक यही एक चीज है ना, अगर हम समझ लें कि हम पाकिस्तान से भागना क्यों चाहते हैं, तो हमें अपनी सोसाइटी के उसके मसाइल बहुत सारे जो समझ आ जाएंगे। बट आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप जिस चीज के लिए किसी को ट्रेन करते हैं ना, वो उसी का माहिर बन के निकलता है। सो अगर हम अपने निसाब को देखेंगे कि हम अपने बच्चों को क्या करिकुलम पढ़ा रहे हैं, हम उसके बाद पेरेंट्स का रवैया देखेंगे ना, कि अगर आप अपने बच्चे का दाखिला कराने भी खुद जाते हैं, आप उसके सामने सिफारिशें करवा रहे होते हैं, फिर आप उसके सामने ही उसको मेडिकल की सीट दिलवा रहे होते हैं, इंजीनियरिंग की सीट दिलवा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा रहे होते हैं, फिर आप उसकी नौकरी के पीछे भी जो है वो पैसा लगा रहे होते हैं या सिफारिश करवा रहे होते हैं। तो जब आपने एक आदमी को ट्रेन ही इस तरीके से किया, या आपने उसको घर से ही बचपन से ये कहा है कि बेटा CSS करना है या फलानी चीज करनी है, इस इदारे में जाना है, इस तरह अपने आप को ग्रो करना है, तो जिस चीज के लिए जो बीज आप डालेंगे आपको वही फल मिलेगा। हमारा मसला ये है कि हम सेब का बीज डाल के कहते हैं यार आम क्यों नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको इस कौम की हालत बेहतर करनी है तो आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके कुछ काम करना होगा ना, एक पूरी जनरेशन तैयार करनी होगी। इसमें भी दो आर्गुमेंट आते हैं। एक तो ये जी जनरेशन तैयार करनी होगी, बिल्कुल। अब वो जनरेशन तैयार करने में वक्त लगता है। मतलब हम अगर अमेरिका की या यूरोप की मिसालें दें तो उनको तो कई 100 साल की हिस्ट्री है। उन्होंने दुनिया के साथ अपने डार्क एजेस में जो कुछ किया, या डार्क एजेस में जो उनका हाल था वो बहुत अजीब सा था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कई 100 साल लगे और फिर वो कुछ बन गए जो वो आज हैं। अच्छा, हम अभी 70-75 साल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सब सही हो जाए, तो क्या ये एक बहुत जल्दी हम नहीं कह रहे अपनी कौम से या अपने मुल्क वालों से? इसमें मैं आपको तो दो बातें जो मेरा अपनी जाती रहे है। पहली तो बात यह है कि हम यूरोप और अमेरिका को एक सुपर वो समझते हैं, एक आइडियल मॉडल समझते हैं कि हमने उनके रास्ते पे चलना है। पहली तो ये बात है। उनकी सर्कमस्टांसेस और थे, उनके हालात और थे, उन्होंने अपने आप को और तरीके से डेवलप किए। हम जो है, हमारी तारीख 70 साल से शुरू नहीं होती, हमारी हजारों साल पुरानी तारीख है। हम पाकिस्तान बनने से पहले भी यहीं रहते थे, एक सिविलाइजेशन थे। तो हम आज तो पैदा नहीं हुए ना। हम 70 साल बाद हमने एक रिजीम बनाई है, अपनी कुछ बाउंड्री बनाई है, कुछ अपने नजरियात बनाए हैं।
लेकिन लोग तो हम पुराने हैं, कल्चर तो हमारा पुराना है। सो हमने अपनी रूट्स के साथ अगर ताल्लुक रखना होगा, अगर हम ताल्लुक कायम करेंगे तभी हमें समझ आएगी। हमारा मसला ये है कि हम वो एक स्कॉलर की बड़ी अच्छी लाइन थी कि हमें जो है वो जमीन से निकाल के तो गमले में लगा दिया गया। तो अगर आप गमले में लगे होंगे तो फिर आप गमले के मुताबिक ही ग्रो करेंगे। आपको वापस अपनी रूट्स में जाना होगा, आपको अपने कल्चर को समझना होगा, आपको अपनी बेस को समझना होगा। वही मैं कह रहा हूं ना कि एक आप कोर्स बनाएंगे। अच्छा, फिर एक और चीज देखें कि जब हम कहते हैं ना यार हमें भी वेस्ट की तरह बनना है, यूरोप में बहुत सारी वेलफेयर स्टेट्स हैं जो इतना टैक्स लेती हैं और उसके बाद लोगों के ऊपर खर्च करती हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ट्रैवल कर रहा था, यहां से बहावलपुर तक आप जाएं तो आपको सारे रास्ते में गंदुम लगी हुई मिलती है, लेकिन इस मुल्क में आटा नहीं है। तो इसमें ये और अब वो है ना कि रियासत लोगों को रियासत क्या रिलीफ देगी? ये रियासत खुद यहाँ के गुरबा के ऊपर पल रही है। तो हमारी जो पॉलिसीज है, अगर ये रियासत सिर्फ यहाँ के लोगों के ऊपर रहम करना शुरू कर दे, इनका खून निचोड़ना छोड़ दे, और वो अशराफिया जो हमारे बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए लोग हैं जो 1 या 2% है टोटल, उनको हम पाल रहे हैं, अगर उनके खर्चे कम हो जाए तो हमें तो किसी रियासत की जरूरत नहीं है, हमें किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री की, किसी अमेरिकन मॉडल की जरूरत नहीं है। हम इनको पाल सकते हैं तो ऑफकोर्स हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। सही है, बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज कि जो मसाइल हैं हमने उसकी निशानदेही कर ली, इन मसाइल का जिम्मेदार कौन है? किसको हम कहेंगे कि यार ये देखें ये है कल्प्रिट जिसकी वजह से ये सारा मामला खराब हुआ है? आई थिंक हमने सबने मिलके ही अब वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल हमने जो भी गंद है वो हमने मिलके ही डाला है और मिलके ही खाया है। हम में से हम दूसरे पे तो फौरन उंगली उठा लेते हैं, यानी हम कहेंगे कि जी फला इदारे ने किया है, या पार्लियामान ने अपना किरदार अदा नहीं किया, या जुडिशरी ने अपना किरदार अदा नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर जो एस्टैब्लिशमेंट होती है या कोई भी जो रिजीम बनती है उसमें सब लोग ही मिलके आते हैं। तो अगर आप जनरल ज़िया का दौर उठा लेंगे, जनरल अयूब का दौर उठा लेंगे, हम क्या करते हैं कि एक फर्द वाहिद के गिर्द सारी ले आते हैं कि यार एक अयूब बुरा था, अयूब के जितने साथ देने वाले थे वो दोबारा अगली रिजीम में बैठे हुए थे, एक ज़िया बुरा था, भुट्टो बुरा था, एक इमरान बुरा है, एक नवाज बुरा है। एक शख्स कभी बुरा हो ही नहीं सकता, मतलब एक शख्स ही सारे मसाइल का जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसके जितने लोग जो उसके सहूलतकार थे, जो उसके आलायकार थे, या जो बेनिफिशियरी थे, जब तक आप उनसे सवाल नहीं करेंगे वो तो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं ना। आपने नवाज को हटा दें, इमरान को हटा दें, ज़िया को हटा दें, लेकिन जो लोग इनको लेकर आए थे और जो लोग इनको चला रहे थे वो तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। सो हम अगेन फिर वही बात है कि अब जिम्मेदारी किसी पे डालनी है जी। वो कह देते फौज ने कह दी, फौज कहते सियासतदान अपना काम नहीं करते, लेकिन कोई भी रिजीम उठा के देख ले तो कुछ लोग फौज के होंगे, कुछ लोग सियासतदान होंगे, कुछ हमारे उलमा होंगे, मिलके ही एक सेटअप बनता है। तो अपनी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है इस मुल्क में, तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि सबने बहुत अच्छा किया, मतलब पीपल्स पार्टी ने भी बहुत अच्छा किया है, नून लीग ने भी बहुत अच्छा किया है, फौज ने भी बहुत अच्छा किया है, सब इतना अच्छा करके गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान का ये हाल है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान का ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल आखिरी जो उठाया ना, साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर पता नहीं हमारा हाल क्यों नहीं बदला। बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ शायरी आपसे सुनेंगे। बिल्कुल जी, को माहौल जो आपने अपनी गुफ्तगू से गरमाया है वो कुछ शायरी की सूरत में भी तो होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन अब यह है कि शायरी थोड़ी मुझे लगता है सुबह सुबह इनकलाबी तो अजीब लगेगी, वैसे तो रोमांटिक भी अजीब लगेगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की एक नज़्म है। शायरी कोई भी हो अजीब नहीं होती, अच्छी होती है। हाँ नहीं, इसमें तो कोई जरूर जरूर। मोहसिन नकवी साहब की नज़्म है, सुना है ज़मीं पर वही लोग मिलते हैं, सुना है ज़मीं पर वही लोग मिलते हैं जिनको कभी आसमानों के उस पार रूहों के मेले में एक दूसरे की मोहब्बत मिली हो, मगर तुम के मेरे लिए नफरतों के अंधेरों में हंसती हुई रोशनी, लहू में रची रगों में बसी हो, हमेशा सकूते शबे गम में आवाज़े जा बन के चारों तरफ गूंजती हो, अगर आसमानों के उस पार रूहों के मेले में भी मिल चुकी हो, तो फिर इस जमीन पे मेरी चाहतों के खुले मौसमों से गुरेजा, मेरी धूप छाओं से क्यों अजनबी हो, किताबों में लिखी और कानों सुनी सारी बातें गलत है कि तुम दूसरी हो।
वाह 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 वाह, क्या बात है, खूबसूरत अल्फाज भाई। मोहसिन नकवी साहब की भी क्या बात है, क्या क्या कमाल चीज़ें उन्होंने लिखी है जी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आदिल अफजल साहब, आपने हमें वक्त दिया, और क्योंकि ये मुख्तसर वक्त था, आपके साथ तो पूरी पॉडकास्ट बैठ के करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन, बट बिल्कुल। लेकिन बहुत शुक्रिया आदिल अफजल साहब, और इसी तरह सोचते रहिए जिस तरह से आप सोचते हैं, और इसी तरह बोलते रहिए जिस तरह से आप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और ज़रा अब आपको लेकर चलते हैं कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में जो हमारे असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और अब हुकूमत के कोई मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे हैं, कहाँ तक उनका जो मसला है वो सुना गया और सॉल्व हुआ। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फजल तवाब साहब कोयटा से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फजल साहब, बताइएगा ये क्या सूरत हाल है, और क्यों जो असातिज़ा हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कोयटा में? देखिए, इस तरह है कि इस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो है वो शदीद माली बहरान से दो चार है, और 600 के करीब असातिज़ा और इसके अलावा दीगर मुलाज़िमीन मजमूई तौर पर 1800 की तादाद बनती है, जो पिछले 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। मुज़ाकरात के हवाले से जहाँ तक आपने बात की, तो मुज़ाकरात हुए गवर्नर बलूचिस्तान के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ, ताहाल अब तक हुकूमत की जानिब से इन ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है उसको फ़ंड जारी नहीं किए गए। गवर्नर बलूचिस्तान ने यकीन दहानी कराई थी, 10 दिन का सिर्फ टोकन स्ट्राइक जो है वो यूनिवर्सिटी असातिज़ा की जानिब से किया गया, मगर सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद रमज़ान के इस रोज़े के महीने में ही जो असातिज़ा कराम मुलाज़मीन है वो अब पिछले 1 हफ्ते से सरापा एहतजाज बन चुके हैं, सड़कों पर निकल आ चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही है। गुज़िश्ता दिनों तो हमने देखा कि असातिज़ा की जानिब से एक अनोखा एहतजाज जो था वो सामने आया कि सरियाब रोड समेत दीगर शाहराहों पर असातिज़ा खड़े हो गए और खैरात और ज़कात के जो पैसे हैं वो जमा करना शुरू हो गए, क्योंकि उनका यही कहना है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है। 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, ख़ास तौर पर जो क्लास 4 के मुलाजिमीन हैं वो नाने शबीना का मोहताज हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो 20,000 25,000 की तनख्वाह जो है उसमें घर का गुजर बसर होता है, वो जो पिछले 3 महीने से उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से उनके घरों में इस वक्त फाक़ों की सूरत हाल है। हमारे साथ कुछ असातिज़ा मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं क्यों इस सूरत हाल पैदा हुई, क्यों जो है फंड जारी नहीं किए जा रहे हैं, और इस वक्त मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी बंद है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है, और उसकी मजबूरी यही है कि हमारे अगर कोई क्लास 4 का मुलाजिम जिसकी 20 से 22,000 तनख्वाह है, आप ये बताएं कि वो यूनिवर्सिटी तक आएगा कैसे? जो अपना बंदा घर नहीं चला सकता है वो यहाँ आके अपनी जॉब किस तरह करेगा? सिर्फ क्लास 4 नहीं, आप देख सकते हैं हमारे असातिज़ा जिनके टोटल कारोबार समझे इनकम ही यही सैलरी है, जो 1 महीना सैलरी नहीं है अगला महीने से उधार मांगना शुरू कर देते हैं। तो तीसरा महीना है, लोगों ने अपने घर बार की चीज़ें बेचना शुरू कर दी हैं। इवन हमारे कुछ कोलीग हैं वो कह रहे हैं सर हमने अपने मोबाइल भी बेच दिए हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी जो आप 40 बंदे हम लोगों ने हायर किए हैं किसी प्राइवेट सिक्योरिटी से, हम उसकी सैलरी नहीं दे सकते हैं। वो 13,000 तनख्वाह में सारा दिन बेचारे खड़े होते हैं। तो ये कोई हमने खुशी से नहीं किया है। बलूचिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है जिसके कमोबेश 2,000 पेंशनर और मुलाजमीन हैं, तो उनकी बिल्कुल सही, बलूचिस्तान की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है ये, और जाहिर है जब इस तरह के मामलात होते हैं तो खुशी से ये वाक़यात नहीं होते हैं, सूरत हाल बिगड़ती है, और सूरत हाल को बिगड़ने से रोकने के लिए हुकूमत को प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने होते हैं, या फिर जब ये तमाम मामलात हों तो फिर आगे बढ़कर इन मामलात को हल करना होता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, फजल तवाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स की स्ट्राइक है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची का रुख करते हैं, फयाज यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्ट्रीट क्राइम्स कराची में उरूज पर है जी। अस्सलाम वालेकुम फयाज। वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब, स्ट्रीट क्राइम्स की गुज़िश्ता कुछ दिनों की सूरत हाल से एक तो हमें वाक़या की आगाह कीजिए, और दूसरा ये भी बताइए कि सिंध पुलिस ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि जी हम 3 शिफ्टों में काम करेंगे, 24 घंटे काम होगा और मुख्तलिफ सेंसिटिव लोकेशंस पर लोग डिप्लॉय किए जाएंगे, तो उसका क्या हुआ और उसका कोई फ़र्क पड़ा या नहीं?
देखिए, कराची में स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है ये मुकम्मल तौर पर बेकाबू हो चुका है। अगर हम रवां साल के 3 माह की बात करें तो अब तक जो CPLC के रिकॉर्ड के मुताबिक 21,000 के करीब वारदातें हुई हैं और जबकि 150 के करीब शहरी डकैती मजामत पर जख्मी और 36 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वारदातें अब इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं कि गली मोहल्ले, होटलें, पार्किंग एरिया जहाँ भी मुलजिमान का दिल करता है आते हैं, मोबाइल फ़ोन छीनते हैं। अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल या मोबाइल फ़ोन पर देने में मजामत करता है तो मुलजिमान धड़ल्ले से फायरिंग करते हुए और फरार हो जाते हैं। CCTV फुटेज भी सामने आती है। पुलिस की जानिब से दावे भी किए जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स भी बनाए गए थे। जब ये एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने कराची में चार्ज लिया था तो उसके कुछ अरसे बाद इन्होंने एक शाहीन फोर्स बनाई थी। कहा था कि तमाम तर जो शहर के हॉट स्पॉट्स होंगे वहां पर शाहीन फोर्स तैनात की जाएगी ताकि स्ट्रीट क्राइम की जो शरह है ये नीचे आ सके। लेकिन शाहीन फोर्स तो तैनात कर दी गई, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम की शरह है वो काफी ज्यादा ऊपर चली गई। पुलिस अफसरान से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं सेंसिस हैं, पोलियो की ड्यूटी आ जाती है जिसकी वजह से जो नफरी है उनको मुख्तलिफ मकामात पर डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है और इसी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि जो डकैती मजामत पर शहरियों की जो हलाकतों के जो वाकयात हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ कुरंगी की बात करें तो कुरंगी में कुछ रोज कबल एक बच्चे, जो 4 बच्चे हैं, अपने वालिदैन को, जो उनका वालिद जो गन शॉट जख्मी हुआ था और बाद में दौरान इलाज जान की बाजी हार गया, तो वो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एहतजाज करते रहे। लेकिन अब तक उनके भी जो वालिद हैं उनके कातिलों को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस हुकाम का कहना है कि जो माह रमजान है इसमें जो आखिरी अशरा है उसमें हर साल स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें इजाफा होता है। अगर हम मार्च की बात कर लें तो मार्च में सिर्फ मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी के 5,000 के करीब जो वाकयात और जो शिकायत हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। 2700 के करीब जो कराची के शहरी हैं उनसे मार्च के महीने में मोबाइल फोन छीना गया है। अगर हम फरवरी की बात करें तो वहां पर फरवरी में 2200 के करीब कराची के शहरी अपने मोबाइल फोन से मुख्तलिफ मकामात पर महरूम हुए। इसी तरीके से 4700 के करीब फरवरी में मोटरसाइकिलें छीनी गई। जो वाकयात जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से तरजीही बुनियाद पर इकदाम होते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका जो अमली जो रिजल्ट है वो सामने नहीं आ रहा। जो SHOs को तैनात किया जा रहा है पहले टेस्ट होने के बाद करेंगे। फयाज यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स का शहर बनता जा रहा है, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कहते सब हैं। बात यह है कि अब इसके लिए किया क्या जाएगा। वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक जी। अब बात कुछ यूं है पाकिस्तान की सियासत की कि मामला दरमियान में अटका हुआ है, ना इस तरफ जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है। ऊपर से इस किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं कि जहां पर राना सनाउल्लाह साहब यानी कि वफाकी वजीर दाखिला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी इंडिया बेसिकली वो ये दे रहे हैं कि अक्टूबर में भी शायद इंतखाबात वो डिले हो सकते हैं। तो ये भी कोई हतमी राय नहीं है, ये हतमी फैसला नहीं हुआ हुआ किसी जगह पर कि अक्टूबर में इंतखाबात का। अगर आज कह रहे हैं तो अक्टूबर में ही इंतखाबात कराने। अब मामला ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ने पहले जब तारीख देनी थी या जब ये मामला सॉर्ट आउट करना था उस वक्त वो इनकारी हो गए कि हमें तो भाई नफरी नहीं मिल रही, हमें फंड्स नहीं मिल रहे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, उन्होंने सो मोटो लिया। उसके बाद जब मामला वापस इलेक्शन कमीशन के पास आया, हुकूमत के पास आया कि अब आप फंड्स दें और रिलीज करें इलेक्शन कमीशन को और वो डेट दे और उस पर इंतखाबात करा दें, तो मामला क्या हुआ कि हुकूमत ले गई मामले को पार्लियामान में। अब आखिर में जब पहले जाना चाहिए था वो सारा काम जो है वो आखिर में हुकूमत ने किया है। अब ये मामला जाएगा कहाँ, कहाँ इसका एंड होगा, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सवाल है। समझ किसी को भी नहीं आ रही, लेकिन हम समझने की कोशिश करें। फैसल जावेद खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूप में। वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक-ठाक है। बेहतरीन। वेलकम टू 92। थैंक यू। और आपको भी वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे आ गए सुबह जी सुबह आ गए और क्या ही टाइम है प्रोग्राम का। जबरदस्त टाइम आप लोगों ने पिक किया। बस ये जबरदस्ती दोनों का कॉम्बिनेशन। ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ कोई और प्रोग्राम नहीं होता, आपको एक एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिविटी है। बिल्कुल अल्लाह करे कि अच्छा चलता रहे, अल्लाह करे लोगों को समझ आए इस टाइम की। और ये है कि रमजान में ये वाला टाइम जो है बेहतरीन टाइम है। लोग उठे आराम से ऑफिस जाएं और ऐसे ही काम करें। लेकिन आप शरारत कर रहे हैं और उस दिन जो सेनेट में आपने शरारतें की हैं। 92 जो है 92 के साथ जुड़ता है 92 वर्ल्ड कप। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और वो भी रमजान में हुआ था, बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल। और इसी वक्त सुबह वो मैच खत्म होता था, सुबह शुरू होता था। वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो लेकिन वो मैच लोग देखते थे, उठ के देखते थे। और ये प्रोग्राम भी लोग देखेंगे क्योंकि शिफा और अवैस जो हैं
जहाँ पे भी होते हैं वो चैनल को भी और प्रोग्राम भी उनका जो है वो फिर रेटिंग में ऊपर चला जाता है, चाहे आप उनको आधी रात 2 बजे भी प्रोग्राम करें, लोग पहुंचेंगे आप तक। जी हाँ, थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स। लेकिन फैसल भी बहुत अहम हिस्सा है हमारे प्रोग्राम में। जो पहले जब हमने शुरू किया था ना ये ब्रांड मैनेजमेंट का सफर, तो उस वक्त चैनल्स नहीं आए थे, ठीक है। जब चैनल्स आए तो पहला जो क्या कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट चार्ट था, उस पर मेरी राय ली गई थी। अच्छा, चैनल बहुत बड़ा है, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, चैनल बहुत बड़ा है, मैं नाम नहीं लेता, वन ऑफ द टॉप चैनल्स ऑफ पाकिस्तान दीस डेज, और शुरू से वो था, टॉप में ही था, नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है। तो उसका FPC जो है वो डिसाइड हुआ था, तो इसलिए मैं टाइम स्लॉट जो है ना मेरे दिल को लगता है कि किस टाइम पर क्या चीज होनी चाहिए, किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इस पे डिस्कशन कर ली है। आपकी डिस्कशन बड़ी अहम जरूरी है। आप लोगों की डोमेन में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और आप तो इस डोमेन में पहले हमसे पहले रह चुके हैं, तो यू आर वन ऑफ आवर सीनियर्स इन अ वे। जी, बस अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। थैंक यू, थैंक यू। अब जरा आ जाएं उन मामलात की तरफ जिसमें आप जो है वो धुआंधार गुस्से का इजहार कर रहे हैं ऐवान पे में मौजूद, हाउस में मौजूद फ्लोर पे। क्या हो जाता है आपको, मतलब क्या हो गया था? ये हर पाकिस्तानी के जज्बात है, सिर्फ मेरे जज्बात नहीं है, और वो दिल से निकली हुई बात जो है वो खुद ही से हो जाता है। मैं ये कैफियत है जो तारी हो जाती है, और मेरा ख्याल है ये हर पाकिस्तानी पे इस वक्त ये कैफियत तारी हुई है कि इनफ इज़ इनफ। रास्ता एक ही है और उस तरफ ही जाना है, और वो है जमूर से रुजू करना है, और ये इसमें बहार है, इसमें खुशियां हैं। आप यकीन करें वैसे अगर अभी अनाउंस हो जाए इलेक्शन, ठीक है, तो अब देखिएगा ये खिलखिलाते बच्चे, ये खूबसूरत से जो दरख्त हैं, ये पौधे, ये आपको सब वोट डालने आ जाएंगे। और यही तो प्रॉब्लम है राणा सनाउल्लाह को कि कहीं ये पत्ते भी वोट डालने आ जाए, और उन्होंने इलेक्शन तब करवाना है जब इस वक्त का जो वोटर है उसकी उम्र 100 साल हो जाए, बूढ़ा बल्कि फौत हो जाए। लेकिन आपको भी लगता है ये सारे जो 22 करोड़ अवाम है, जब ये वाली लॉट अपनी जिंदगियां पूरी करके, अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे, अपनी जिंदगियां पूरी करके जब फौत हो जाएंगे, फिर राणा सनाउल्लाह इलेक्शन करेंगे। तो आपको लगता है वो जिंदा रहेंगे वो अक्टूबर, हाँ वो तो लेकिन क्या लगता है आपको कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये जो ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए? वो होते कौन है? मैं तो ये सेनेट में भी मैंने बात की है, भाई आप तो खुद एक पार्टी हो इसके अंदर, यू आर पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल, बल्कि यू आर पॉलिटिकल पार्टीज, एक मुरब्बा है 13 जमातों का, वो दे आर पार्ट ऑफ इलेक्शंस। ये तो इसी तरह है कि कल कोई भी आ जाए और कहे जी मैंने इलेक्शन नहीं करना, अब भाई आप कौन हो? आप तो खुद एक पार्टी हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सीधा सीधा। आपने सिर्फ फंड जारी करने हैं, और अगर आप वो नहीं करेंगे आप तौहीन अदालत तो आप कर चुके हैं। वैसे बाय द वे लग गई है आप पे, तो तौहीन अदालत करते वो लगती आप पे, वो तो बॉय ने कुछ किया। अच्छा, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने बहुत ही नरमी का मुजाहरा किया है। एक दफा तौहीन अदालत हो चुकी है, गवर्नमेंट मुर्तकिब हो चुकी है इसकी, जो इलेक्शन नहीं कराए, जो पहली तारीख दी थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसमें बिल्कुल उसको बड़ा इजी लिया गया है, और अदालत उस्मा ने बहुत ही नरमी का मुजाहरा किया है, बहुत इन्हें एक चांस दिया है, और अब वो भी अवैध तारीख गुजर चुकी है, और ये हटदर्मी से बैठे हुए हैं, फंड्स भी नहीं जारी हुए और बड़ा इजी ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब तौहीन अदालत लगाएगी, और तौहीन अदालत लगा दे, और क्योंकि बनता है सीधा सीधा, वरना अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, वो तो ऐसे ही, वो तो इन्होंने हमेशा जजेस को डिवाइड करके, और हमेशा इन्होंने अदालतों पे अटैक करके, और जब भी ये देखते हैं ये फंसने लगते हैं, एक तो ये कानून बदल देते हैं, एमनेस्टी का भी आपको याद है, और उसके अलावा नैब का आपको पता है, वो तो फ्रेश है सबके जहनों में, जो नैब अमेंडमेंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, अभी अगला कानून भी ला रहे हैं, ये अगला कानून भी ला रहे हैं, पिछला कानून इलेक्शन हर तरफ एक ही तारीख पर होगा, सूबों में अलग नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये कानून भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि एक ही तारीख में हो जाए इलेक्शन, हो सकता है इलेक्शन, लेकिन आइन के मुताबिक वो 90 दिन जो है ना उसको कर दें 1 करोड़ दिन कर दें, 1 करोड़ 90 दिन कर दें, लेकिन 90 दिन जब कानून में है तो एक दिन इलेक्शन अगर करना है तो इसी वक्त कौमी असेंबली, सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली को तहलील कर दें, और फिर आ जाए एक ही दिन इलेक्शन कर दें। आप लोगों को क्या फर्क पड़ेगा अगर फॉर एग्जांपल अक्टूबर में होते हैं इंतखाबात? हाँ जी, नहीं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मुल्क को फर्क पड़ेगा वो आपकी सोच है। हम ये पहले से कह रहे हैं, और आए दिन आप देख रहे हैं पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया है, महंगाई कहाँ से,
मुल्क को फ़र्क पड़ेगा। जितना ही आगे लेके जाएंगे और अक्टूबर तक लेके जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है, इमरान खान हर महीने कहते रहे जितना हम आगे जा रहे हैं मुल्क को नुकसान हो रहा है और आपके सामने है। बहुत ऐसी हद तक चला जा रहा है पाकिस्तान, खुदा न खास्ता जहाँ से वापसी का रास्ता ही नामुमकिन हो। तो ये वही जुमले जो है जी, जो ये वही जुमले कह लूँ मैं इनको कि जब आपकी हुकूमत थी और अदम एतमाद की तहरीक आई तो उस वक्त ये सारे लोग जो आज हुकूमत में मुझे कहते थे कि ये तो रोजाना की बुनियाद पर मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो हमें हटाना जरूरी है। अब आपका जुमला ये है कि ये रोजाना की बुनियाद पर नुकसान कर रहे हैं मुल्क का, तो हमें इलेक्शन करवाना जरूरी है। इसका तो बहुत ही आसानी से 92 पे बैठ के आप आराम से जायजा ले सकते हैं। और वो ये है कि जब 150 रुपए का था पेट्रोल उस वक्त, ठीक है, जब अप्रैल को हटाया गया पिछले अप्रैल में, और इस वक्त जो है वो 262 और 293 का जो है डीजल हो गया, और उस वक्त 146 का डीजल था। और आलमी मार्केट में जो कीमत थी तेल की वो $120 पर बैरल थी। इस वक्त तो 75-80 के करीब है, लेकिन कीमत आप देखें 300 के करीब है। तो नंबर्स खुद सब खुद बोलते हो। फिर आटा, चीनी, दालें, प्याज, आलू हर चीज, सारी चीज, 2 आलू मैंने कहा तो वो आपको पता नहीं किस लिए कहा। पकौड़े आलू का खाना पसंद करते? जी नहीं, वो एक आलू, एक और बॉय है इधर, वो गवर्नमेंट में है वो बॉय। वो कौन है? वो एक बॉय है बस। आप लोगों ने उसका नाम आलू रखा हुआ है? जी, उसका है नाम, उसको सब आलू कहते हैं, कैबिनेट में भी उसको आलू कहते हैं, आलू उसको कहते हैं। तो बस फिर नाम ना लेना, दोस्त नाम नहीं लेते ना। दोस्त हैं आपके? जी, मेरे दोस्त नहीं है, वो उसी बॉय के दोस्त है। वो जो दूसरा कैबिनेट में है ना, वो दोनों आपस में दोस्त हैं। वो भी तकरीबन आलू बनने वाला है। आलू को आलू दे के रंग पकड़ता है। बदल गया। लेकिन हर चीज महंगी है ना, तो उसका तो इससे कोई कंपैरिजन नहीं करिए। महंगाई मार्च लेके निकले थे, आज लेके निकले थे। तो भाई बात यह है कि हमें एक और चीज भी की जा सकती है। सियासत में डायलॉग तो होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है इलेक्शन, और कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपने डायलॉग करना है तो इलेक्शन से बात शुरू होगी, इलेक्शन में बात खत्म होगी। तो हम आ सकते हैं जुलाई में इलेक्शन हो सकते हैं इकट्ठे। मेरा ख्याल है जून जुलाई में हो सकते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई एक यूं कह लीजिए कि कदम उठाया गया है डायलॉग की तरफ? हमारी तरफ से तो बड़े इकदाम किए गए हैं, और कदम ही नहीं, कदम की जमा की गई। हम तो तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, और लेकिन संजीदा हो। कल मुशाहिद हुसैन सैयद को मैं सुन रहा था एक चैनल के ऊपर, और बड़ी संजीदा गुफ्तगू की। और सेनेट में भी इन जैसे लोग जो है इनको सामने आना चाहिए और डायलॉग का हिस्सा बनना चाहिए। और आप लोगों की तरफ से कौन हो सकता है? हमारी तरफ से वही बॉय होंगे जो पहले हैं। ये जो खान साहब ने बता दिया ना, डायलॉग प्रोसेस के अंदर हमारी सीनियर लीडरशिप होगी सारी, सही, वो सारे बॉयज होंगे। लेकिन चले, बातचीत तो हो रही। हुकूमत की तरफ से क्या उस पर कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल किसी किस्म का किसी शख्स ने शो किया? ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, वरना तो डायलॉग हो रहे होते, लेकिन कोई उसमें उम्मीद की कोई किरण नजर आई है या नहीं? हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा पेश नहीं। कल राणा साहब की बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और ये राणा साहब राणा साहब अगर आप संजीदा समझते हैं, राणा सनाउल्लाह नहीं, आप इस किस्म के जो लोग हैं, रजा रबानी हो गए, वो तो आजकल खैर मैं उनको कर रहा हूँ हल्का फुल्का सा पूछ रहा हूँ, किताब आइन की किधर है? मैं उनसे पूछता हूँ, भाई वो खोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज। आजकल मैंने कहा वो किताब आप नहीं खोल रहे रजा साहब, तो वो किताब भी खोलनी चाहिए उन्हें। लेकिन रजा साहब हो गए, ऐसे लोग हो गए जो कि आइन को मानने वाले लोग हैं, जो आइन की बात भी करते हैं, जी, संजीदा बात कर सकते हैं। इन लोगों को स्टैंड लेना चाहिए और सामने आना चाहिए। डायलॉग इन लोगों से हो सकता है। जो स्टैंड लेते हैं उनको पार्टियां इधर उधर कर देती हैं, वो से हटा देती हैं। तो बिल्कुल, लतीफ खोसा साहब आपके सामने हैं, और हमारे सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर, वो आपके सामने। एतजाज अहसन साहब ने तो खैर आज कैंपेन का आगाज कर दिया। आप लोगों को बुलाया हुआ है? हम उनके साथ है, ज्वाइन कर रहे हैं। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो, लेकिन वो लॉयर्स की अपनी एक मूवमेंट है। वो अपनी है, वो सियासी उसमें नहीं आ रहे। सियासी उसमें नहीं है, लेकिन अगर वो बाद में जाके अगर जरूरत पड़ती है तो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे पाकिस्तान। लेकिन आपका अपना टेक अभी है क्या? अभी इलेक्शन जो 14 मई वाली डेट है, उस पे होने हैं कि नहीं होने? पर्सनल टेक पूछ रही हैं या पर्सनल? हुकूमत क्या करेगी इस तरह से उसको? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पूछ रही हैं तो वो एक अलग चीज होगा। एक पर्सनल जो गट फीलिंग, मेरे दिल में क्या चल रहा है, वो वाला है। वो क्या, वही मुझे दिल से ना बुलाना, मुझे दिल से तो वो ना बुलाना, वो वाला चल रहा है। मेरा अपना जो दिल में है ना,
वो ये है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगी बातचीत। अच्छा। और इलेक्शन जो है बजट देने के बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी और फिर इलेक्शन हो जाएंगे जून जुलाई, मतलब अक्टूबर से पहले, सारा मई के बाद पाकिस्तान में इकट्ठा इलेक्शन हो जाएगा। ओके। और ये मुमकिन है अगर कंसेंसस पैदा हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है आप आपस में बातचीत तय कर लें, लेकिन नहीं की गई। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं होता और हठधर्मी होती है और ये इलेक्शन नहीं कराते तो फिर एक हम तो तैयार हैं सड़कों पे एक स्ट्रगल के लिए। हाँ, वो क्या प्लान है? क्योंकि देखिए सड़कों पर आने से, और आपको इसका तजर्बा बहुत ज़्यादा है सड़कों की मूवमेंट का और धरनों का, सब चीज़ों का। आजकल भी आपने आपको प्रैक्टिस में रखा हुआ है रमजान की अफ्तारियों में अनाउंसमेंट्स कर करके। जी जी जी, वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मूवमेंट तो ठीक है, मोबिलाइजेशन तो हो जाएगी लोगों की, लेकिन जो टारगेट आप अचीव करना नहीं, वो फिर फैसला कौन एक मार्का होगा। अब कौम जो है ना वो मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी, वो फैसला कौन मार्का होगा। वो फिर ऐसी पुरअमन होगा, लेकिन ऐसी प्रोटेस्ट होगी कि वो फिर उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन से हटना नामुमकिन हो जाएगा इनके लिए। नहीं तो आप लोग मुल्क गिर कॉल देंगे, क्या करेंगे? या शहर शहर होगा ये? नहीं, हर गांव गांव, करिया करिया, हर जगह पे होगा ये। तो पूरी हमने तो बड़ा टाइम बीच में जो है ना पार्टी जो है पूरी फैल गई है। अब इन्होंने हमें, इमरान खान ने कहा था ना मैं हुकूमत के बाहर ज्यादा खतरनाक हूँ। वो अब आप देख लें कि गांव देहातों में जहाँ पीटीआई का नामो निशान भी नहीं था, वहां पे भी पीटीआई गली गली में घुस गई है। और ये एक साल में तो पीटीआई जो है ना इस तरह से मैं आपको बता नहीं सकता, जो अल्लाह ताला का शुक्र है जो पॉपुलैरिटी मिली है। और उसी दिन जिस दिन अदम एतमाद कामयाब हुई थी और मैंने ये कहा था कि इमरान खान जो है जीत गए, और शेख रशीद साहब से कुछ अरसा पहले बात हो रही थी और मैंने कहा था ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, लगता है इसमें काफ़ा लोटाइज़म जो है बड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब को अल्लाह ने वो शोहरत देनी है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। तो वो शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह का उम्रे वगैरह पे नहीं जाने का प्लान है उनका? उम्रे पे जा रहे हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब भी चले गए, मरियम साहब भी चले गए, खान साहब का कोई प्लान नहीं है उम्रे पे जाने का? कोई आखिरी अशला चल रहा है? ईसीएल पे तो नहीं है वैसे, ये भी चेक करना पड़ेगा। खान साहब को ईसीएल पे ऑलरेडी डाला ना हो। खान साहब अपनी अवाम में कौम के साथ हैं और अफ्तारी भी कर रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं, साथ सब कारकुनान के साथ है। और ये जो पूरा एक सिलसिला चल रहा है, एक किस्म का जिहाद है ये। बिल्कुल, ये जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हो जाना, और यही बहुत बड़ी इबादत है। और इस पूरे जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो आप लोगों का जो एक पूरा मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट में अब वज़ीर आज़म साहब जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनको नाअहल करवाने के लिए कोई है कि हम? वो नाअहल हैं वैसे, और अब तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जो है मेरा ख्याल है अगले कुछ घंटों में फैसला कर देना चाहिए उनको। अच्छा, दो सूरतें हैं वैसा। एक सूरत तो ये है कि जो नवाज शरीफ वाला केस है जिसमें इन्होंने गारंटी दी थी कि वापस आ रहे हैं, तो वो तो गारंटी जो है वो स्टाम्प पेपर पे अदालत में दिया था, बयान ने हल्फी दिया था। जी। उससे भी अभी तक वो पूरा नहीं कर सके। एक तो वो तौहीन अदालत बनता है और दूसरा ये तो सीधा है। तो आप लोग पिटीशन लेके क्यों नहीं जाते? वफाकी हुकूमत, मेरा ख्याल है इस पर तैयारी हो रही है। अच्छा। और तैयारी हो रही है पिटीशन की तैयारी हो रही है। और किसी भी लम्हे, क्योंकि अभी किसी भी लम्हे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी, किसी भी लम्हे कि ये ब्रेकिंग न्यूज कब आती है। लेकिन जो आजाद कश्मीर में हुआ है वो भी ब्रेकिंग न्यूज ही थी कल के लिए। जी हाँ, वो तो सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज थी, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या हुआ है और अचानक ही पता चला है। और देखिए ये डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं हो सकते हैं ना। एक तरफ आप बिल्कुल देख रहे हैं कि तौहीन अदालत जो है वो बनती है इन पे, वफाकी काबीना पे भी बनती है और वज़ीर आज़म पे भी बनती है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो भी है उसमें थोड़ा इस सिलसिले को देख लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो भी अपील में जा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपील पे जा रहे हैं। हाँ जी, तो वो उसकी अपील अब देखते हैं कि वो कहाँ तक जाती है। लेकिन असल जो मामला है वो तो ये है कि हमने क्या, हमारे जो इस वक्त के वज़ीर आज़म है उनके लिए आप लोग क्या कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इस वक्त फुल अपने जिसको कहते हैं ना कि प्रो मोड में चल रहे हैं। नहीं, अभी तो वो उनकी बौखलाहट आश्कार है, आप उनको देख नहीं रहे हैं। आई थिंक उनके जाने के दिन है, हुकूमत से जाने के दिन नहीं, लेकिन केयर टेकर सेटअप जो है वो तो मंसूबों का आगाज कर रहे हैं और फंड्स अप्रूव हो रहे हैं केयर टेकर सेटअप के। केयर टेकर तो आपको यकीन करें कि जो इनकी अभी मुद्दत पूरी हो जानी है उसके बाद ये कानूनी केयर टेकर रहेगा ही नहीं। ये फिर इनको कोई नहीं मानेगा।
ये कोई आईनी हुकूमत, कानूनी हुकूमत होगी। वो तो इस तरह के लीगली काम कर भी नहीं सकते, वो कर भी नहीं सकते। और वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की तवक्को है हमें कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त मुल्क में ये गैर आईनी हो रही हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के तमाम भी जजेस खड़े होंगे। कभी कभी अफसोस होता है कि ये क्या हमने किया था उन लोगों को अपने साथ मिला करके जिसमें MQM भी थी और बाप भी भाई अफसोस मैं आपको बताऊं, ये तो आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया ना, मैं आपको बताऊं ये PTI वो पार्टी है, हम तो यहाँ इस पार्टी में बड़े हुए हैं, है ना? आप तो बिल्कुल बिल्कुल शुरू से। तो हमें तो मैं आपको बताऊं कि जो 2011 जलसा था 30 अक्टूबर का, उसका स्टेज क्या था? इमरान खान को इन लोगों की जरूरत नहीं थी, उस स्टेज पे कोई भी नहीं था और पब्लिक आई थी। 5 लाख लोग आए थे मीनार पाकिस्तान पे और पूरे दुनिया में लोग देख रहे थे। 2011 30 अक्टूबर इमरान खान के अलावा किसी को लोग नहीं जानते थे। स्टेज पे हम लोग हैं, बाकी लोग हैं, कोई हमें नहीं, किसी को नहीं जानता था, किसी को नहीं जानते थे। आमिर खान साहब को लोग जानते थे लॉयर्स मूवमेंट की वजह से, ठीक है, वो क्ला का एक बहुत बड़ा नाम था, उसके अलावा किसी को नहीं जानते थे, ठीक है। और लेकिन लोग आए, लेकिन क्या हुआ? क्या हमें जरूरत थी किसी इलेक्टेबल की? बनाने के लिए तो जरूरत पड़ी नहीं थी ना, यही फिनोमेना है, इसीलिए। लेकिन बहरहाल वो लोग जो समझते थे हमारे नजरिए पे आए वो आज तक हमारे साथ खड़े हैं एंड वी रिस्पेक्ट देम। बिल्कुल, जो लोग चले गए हैं वो चले गए हैं, बेशुमार लोटे हुए हैं अभी तक, यस चले गए हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल, वो भी उस वक्त ही आए और काफी लोग आए, वो आज तक डट के खड़े हैं और बेहतरीन नाम है इनमें, आजम स्वाति हैं, वो आए थे। ये नहीं कि ऐसे ऐसे लोग आए थे जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग गए भी ना। पॉइंट ये है कि वो जो लोग गए हैं, जो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स कह लिए उन्हें, वो जब आए ना तो वो समझे अब कराची जलसा था 25 दिसंबर, स्टेज ही चेंज था पूरी। आप देख लें, लाहौर का जलसा देखें, कराची का देखें, स्टेज ही चेंज था, लेकिन लोग फिर भी आए। अच्छा, लोग जो निकले इमरान खान के लिए निकले, ठीक है। आज भी PTI का अगर वोट है तो इमरान खान का वोट है, किसी का वोट नहीं है। PTI इमरान खान PTI, सिंपल, ठीक है, फुल स्टॉप, बिल्कुल। अच्छा, अब ये हो गया। इस वक्त जब हम गवर्नमेंट में आए 2018 में, डोंट यू थिंक सो हमने वही वाली गलती रिपीट करी है कि वो इलेक्टेबल जो लोटे हैं, बाकी मैं बार बार कह रहा हूं जो हैं वो बॉयज बहुत अच्छे, लेकिन जो चले गए हैं, क्या वो गलती हमने दोबारा नहीं की है? 2018 में धांधली करके इमरान खान की जीती हुई सीटें उन्हें हराई गई ताकि इमरान खान साहब को मेजॉरिटी ना मिले। अब इमरान खान साहब जो इतनी स्ट्रगल उन्होंने की है, वो तो समझे हैं कि मैं अब जो हूँ मिल के हम सब जो करप्शन का खात्मा करेंगे, मुल्क को सीधी डायरेक्शन पे लेके जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग साथ आए, जो मखलूत हुकूमत बनी, जो पार्टीज बनी, उनका ये एजेंडा नहीं था बॉस। वही चीज जो है वो गले पड़ गई। क्या अवैस आप मुझे बताएं, क्या ये गलती नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल माननी चाहिए, बिल्कुल। और इसीलिए खान साहब ने कहा है कि अगर अब इस बार मेजॉरिटी नहीं मिलती वो गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलने लगी है इंशाल्लाह, 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेके आप आ रहे हैं। इलेक्शन अगर हो जाए, जी इलेक्शन अगर हो जाए, इलेक्शन होंगे शिफा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप अभी लिख के देने को आपको तैयार हूँ। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन इंशाल्लाह हो चुके होंगे जब हम आपके साथ बैठेंगे जुलाई के महीने में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।